तो यह चैप्टर है यूरोपियों का आगमन, इसमें आगे बताया भी गया। तो इसमें हम शुरू करते हैं। यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक आशातीत आर्थिक रूपांतरण हुआ। इस काल अवधि के दौरान कृषि एवं विशेष रूप से विनिर्माण में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार एवं बाजारों में विस्मयकारी एवं तीव्र वृद्धि हुई। पूंजीवाद सामंती अर्थव्यवस्था एवं समाज को प्रतिस्थापित कर रहा था। हालांकि यूरोप में होने वाले परिवर्तन यहीं तक सीमित नहीं थे। 1500 ईस्वी के पश्चात विकास से घनिष्ठ रूप से संबंध विश्व इतिहास यूरोप में साकार हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ कि पूंजीवाद व्यवस्था के रूप में लाभार्जन और बाजार में प्रतियोगिता पर आधारित है। इसे कच्चे माल एवं वस्तुओं की बिक्री के लिए निरंतर विस्तार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इसका विस्तार विश्वव्यापी था, जो अन्य प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों को निगल रहा था। इसमें आगे कहा गया है, 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण बदलाव तब शुरू हुए जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां नवीन विकल्पों की खोज में निकली, जो कि बाहर निकली हुई थी वहां से। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य मौजूदा संस्कृतियों से उनका पहले संपर्क नहीं था, पहले भी संपर्क उनका रहा। फिर भी भारत के ग्रीक, यूनान यानी और रोम यानी इटली के साथ क्रिश्चियन युग शुरू होने से पूर्व और पश्चात से ही व्यापारिक संबंध थे। चीन एवं एशिया के अन्य हिस्सों से संपर्क बेहद प्राचीन थे, जो समस्त मध्य युग तक जारी रहे। आगे था कि मार्को पोलो 1254 से 1324 ईस्वी में जिसने चीन की यात्रा की यात्रा वृत्तांतों ने यूरोपियों को बेहद आकर्षित किया। पूर्व की बेशुमार धन संपदा और समृद्धि की कहानियों ने यूरोपियों की लालसा में वृद्धि की। इटली ने लगभग 1200 शताब्दी से यूरोप के साथ पूर्व के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार विभिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों से किया गया। एक मार्ग से पूर्वी वस्तुओं को फारस की खाड़ी से होते हुए इराक एवं तुर्की लाया गया। वहां से इन्हें स्थल मार्गों से जेनेवा और वेनिस पहुंचाया जाता था। एक अन्य मार्ग से लाल सागर होते हुए वस्तुओं को मिस्र में अलेक्जेंड्रिया लाया जाता था, लेकिन तब वहां स्वेज नहर नहीं थे, इसलिए अलेक्जेंड्रिया को भूमध्य सागर के माध्यम से इटली के शहरों को जोड़ा गया था। उत्तर मध्यकाल के दौरान विशेषकर इटली में विश्वविद्यालय में पुनर्जागरण संबंधी विचारों का प्रस्फुटन हुआ और 16वीं शताब्दी के दौरान साहित्य और विभिन्न कलाओं में इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। व्यापारियों, व्यवसायियों और बैंकरों के उदित हो रहे वर्ग से यूरोप के नवीन मध्य वर्ग का निर्माण हुआ। यह वर्ग पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन के बेहद प्रभावित हुआ। पुनर्जागरण के उद्गम स्थल इटली में व्यापारी 11वीं शताब्दी से ही यूरोपीय देशों को कलात्मक एवं विलासिता की वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे थे, जिससे वे बेहद संपन्न थे। इस प्रकार पूर्वी देशों के साथ इटली व्यापार में वर्चस्व था और यूरोपीय देशों को सामान की बड़ी आपूर्ति इटली द्वारा की जाती थी। इसमें आगे कहा गया था कि यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। फिर भी 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक तट पर बसे देश अफ्रीका होकर पूर्व की ओर जाने का वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। हालांकि उल्लेखनीय है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न केंद्रीकृत राज्यों और शक्तिशाली नरेशों का उद्भव हुआ, जिन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया तथा साथ ही खोजियों को वित्तीय मदद की मुहैया की। पुर्तगाल एवं स्पेन ऐसे देशों में प्रमुख हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में मुद्रण और नक्शा बनाने का कार्य तेजी से विकसित हुआ और कंपास, खगोलीय प्रेक्षकशाला और बारूद इत्यादि जैसी प्रौद्योगिकियों उपलब्धियों ने खोजियों की अत्यधिक सहायता की। इस प्रकार पुनर्जागरण का अभ्युदय, कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होना, कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार, पूर्व की धन संपदा का आकर्षण, ईसाई मत के प्रसार की उत्कट इच्छा एवं यूरोप में पुरातन व्यवस्था यानी सामंतवाद के स्थान पर नवीन व्यवस्था यानी पूंजीवाद के स्थापित होने के कारण ने भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया था। तो इस प्रकार यह इसमें था। हम लोग आगे देखते हैं। इसमें आगे आता है पुर्तगाली। तो पुर्तगाली में इसमें भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन। तो यहाँ पुर्तगालियों का आगमन किस प्रकार हुआ था जानते हैं। यद्यपि 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को डी गामा के आगमन से कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहे थे, लेकिन केप ऑफ गुड होकर जब वास्को डी गामा 17 मई 1498, ये डेट याद रखिएगा और ईयर भी,
17 मई 1498 में कालीकट पहुंचा, तो इसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। पश्चिम में अमेरिका के विपरीत पूरब में यूरोपीय शक्तियां सीधे औपनिवेशीकरण से शुरुआत नहीं कर सकी। ऐसा करने में उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीक एवं अस्त्र यानी बारूद इत्यादि के कारण उन्होंने तीव्रता से समुद्री शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया और समुद्री व्यापार पर पूरा कंट्रोल कायम कर लिया पुर्तगालियों ने। इसमें आगे देखते हैं, तो इसमें आगे आता है पुर्तगालियों का क्या है इनका मंतव्य। यहाँ पे मंतव्य की जगह मंतव्य लिखेंगे इसको। ये भी गलत हो गया, मंतव्य ऐसे लिखा जाता है। चलिए इनके बारे में, मंतव्य के बारे में जानते हैं क्या है। पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य था कि वे व्यवसाय करने भारत आए थे, लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा था ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाइयत के रूप में परिवर्तित करना और अपने प्रतिस्पर्धियों यानी उनके जो कंपटीटर, विशेष रूप से अरब को बाहर खदेड़कर व्यापक रूप से मुनाफे वाले पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। आगामी 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उन्होंने उनके जहाजों को लूटा, उन पर आक्रमण किया, जहाजियों को भी लूटा और अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की। पुर्तगालियों की सुदृढ़ स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का स्वयं को मालिक घोषित कर दिया। इतने तो ऐसे थे। पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति क्या थी, तो इसमें है, भारत में पुर्तगालियों ने जिस समय आगमन किया उसने पूर्वी व्यापार को हासिल करने में उनकी अत्यधिक मदद की। गुजरात के सिवाय जहां शक्तिशाली महमूद बेगड़ा का शासन था, समस्त उत्तर भारत कई छोटे छोटे शक्तियों के बीच विभाजित था। दक्कन में बहमनी साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी जिसके पास नौसैनिक शक्ति हो, और न ही उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति को विकसित करने के बारे में सोचा। सुदूर पूर्व में चीनी शासक के शासकीय डिक्री मात्र चीनी जहाजों की नौवहनी पहुंच तक सीमित थी। जहां तक अरब व्यापारियों और जहाजों के मालिकों का संबंध है, तो उसमें आता है कि जिन्होंने पुर्तगालियों के आने से पूर्व तक हिंद महासागर व्यापार पर वर्चस्व कायम किया हुआ था, वे पुर्तगाली संगठन एवं एकता से बराबरी नहीं कर सके। फिर इसमें तीसरा पॉइंट आता है कि भारत आगमन के अभिप्रेरणा क्या था इसका, तो इसका था कि वास्तव में 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली वेनिस इटली का एक राज्य की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे और उनके लाभदायी व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करने लगे। जैसा कि अरब ने मिस्र एवं पर्सिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली, तो यूरोप एवं भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क के मार्ग बंद कर दिए गए। पूरब से वस्तुएं यूरोपीय बाजारों में मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से पहुंचने लगी। वेनिस ने प्राचीन समय से इस व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा और परिणाम स्वरूप बेपनाह धन संपदा एवं प्रभाव अर्जित किया। राजकुमार हेनरी पुर्तगाल का नाविक ने अपना पूरा जीवन भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज में समर्पित कर दिया। 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यो लीडियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया और इस जगह को केप ऑफ गुड को कहा गया। यद्यपि वह 1488 में लिस्बन लौट गया और इसके लगभग 10 वर्ष के अंतराल पर 1498 यानी जब वहां से वास्को डी गामा 10 साल यानी 1488 था, तब 1498 आ जाएगा 10 साल बाद। तो 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। वास्को डी गामा की लिस्बन में विजय वापसी पुर्तगाल के सम्राट ने पेड्रो अल्वारेज केबरेल यानी ब्राजील की खोजी किया था के नेतृत्व में बर्थोलोम्पो डियाज के साथ 13 जहाजों और 1200 लोगों का एक अधिक बड़ा बेड़ा भेजा, लेकिन केबरेल को कालीकट में जमोरिन को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा। केबरेल ने कोची और कन्नौज में व्यापार सुरक्षित करने हेतु कालीकट छोड़ दिया। वह काफी बड़े मुनाफे के साथ लिस्बन लौटा। अब इसमें आता है पुर्तगाली एवं जमोरिन, तो इनका क्या विवाद था। वास्को डी गामा अक्टूबर 1502 में कालीकट आया। व्यापार एवं विजय हेतु उसके नेतृत्व में एक बड़ा सुसज्जित बेड़ा भेजा गया। जमोरिन से उसके संबंध मित्रतापूर्ण नहीं थे। पूर्वी समुद्र में विशिष्ट वाणिज्यिक प्रभुता हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पुर्तगालियों ने अन्य देशों
विशेष रूप से अरब व्यापारियों को व्यापार के लाभों से वंचित करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उनका उत्पीड़न किया। पुर्तगाली एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों या अड्डों यानी विक्टोरिया पर कब्जा स्थापित करके अपनी नौसेना की वर्चस्वता को कायम रखना चाहते थे और उसका विकास करने के लिए कटिबद्ध थे। विक्टोरिया ऐसे व्यापारिक स्थल या अड्डे होते थे जहां से नौसैनिक बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। पुर्तगालियों ने अपने पार समुद्री विस्तार के लिए विशेष रूप से अफ्रीकी तट पर इसी प्रकार के अड्डों का इस्तेमाल किया। कुछ ही दिनों में उन्हें आभास हुआ कि भारत में इन अड्डों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा और इसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। कालीकट का हिंदू शासक जमोरिन हालांकि पुर्तगालियों की मंशा से चिंतित नहीं था। जब जमोरिन ने अपने बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया तब पुर्तगालियों ने वहां गोलीबारी की। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने बेहद चतुराई पूर्वक कोची और कालीकट की शत्रुता का लाभ उठाया और यहाँ पर कोची के राजा मालाबार क्षेत्र में पहला किला बनाया। 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक ममलूक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ों को पराजित कर दीव पर अधिकार जमा लिया। उन्होंने 1510 में गोवा पर अधिकार किया और उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व में फिलीपींस तक अपने को सीमित रखने की घोषणा के पश्चात पुर्तगाली पूर्वी समुद्र क्षेत्र के एक छन्न बादशाह हो गए और जिसे एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जमोरिन के साथ में ये पुर्तगाली का संबंध था। अब इसमें आते हैं आगे। तो आगे इसमें आता है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात। तो ये क्या है? पुर्तगाली भारत का एक नया इतिहास वर्ष 1505 में प्रारंभ हुआ जब पुर्तगाल के सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत में एक गवर्नर नियुक्त किया और उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त सुविधा एवं बल प्रदान किया गया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नवनियुक्त गवर्नर को भारत में पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करने को कहा गया और अदन आर्मुज और मलक्का को जब्त करके मुस्लिम व्यापार बर्बाद करने का निर्देश दिया गया। उसे अजादिवा, कोची, केन्नौर और किलवा में किलेबंदी करने की भी सलाह दी गई। वेनिस के घटते व्यापार पर नजर रखते हुए जिनका आकर्षक व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था, मिस्र ने पुर्तगालियों को रोकने के लिए लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ा दी। इसमें बढ़ाया गया तो फिर इसमें ये मिस्र ने पुर्तगालियों को रोकने के लिए चौकसी बढ़ाया गया था। डी अल्मेडा जिसे उत्तरी अफ्रीका में मूर से युद्ध करना पड़ा, जल्द ही इस चुनौती से उबर गया। हालांकि 1507 में पुर्तगाली स्क्वाड्रन को मिस्र की और गुजराती नौसेना ने संयुक्त रूप से दीव से हटकर समुद्री युद्ध में हरा दिया और अल्मेडा का पुत्र मारा गया। अगले वर्ष अल्मेडा ने दोनों की नौसेना को पूरी तरह ध्वस्त करके हार का बदला ले लिया। अब आगे देखते हैं। तो आगे इसमें आता है विस्तार की रणनीति क्या थी। देखिए इसमें कुछ फोटो के माध्यम से दर्शाया गया है। इसमें आपको बताते हैं कि विस्तार की इनकी रणनीति क्या थी। तो इसमें लगभग अल्फांसो डी अल्बुकर्क जिसने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया के पास अधिक बड़ी एवं व्यापक रणनीति थी। वह पूरब में अपनी मृत्यु से पहले पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का कार्य पूरा कर लेना चाहता था। उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर के रणनीतिक नियंत्रण हेतु समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर अपने बेस स्थापित किए। भारत में पुर्तगाली सत्ता के स्थापत्य में निर्णायक भूमिका द्वितीय गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क की रही। अल्बुकर्क स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 ईस्वी में भारत आया था। यानी देखिए इसका याद रखिएगा 1503 ईस्वी। 1509 ईस्वी में उसे वायसराय नियुक्त किया गया और 1515 ईस्वी तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा छीनकर ठोस शुरुआत की। गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह था और एक सामरिक स्थल भी। यहाँ से पुर्तगाली मालाबार व्यापार पर नियंत्रण करते थे एवं दक्षिण के राजाओं की नीति का निरीक्षण भी। इस आधार पर पुर्तगाली गोवा के सामने की मुख्य भूमि दमन, राजौरी और
दाभोल के बंदरगाहों पर कब्जा जमाने में सफल रहे। अलबुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। 1515 ईस्वी में ही मलक्का और कुरमुस यानी ईरान पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम हो गया। अलबुकर्क के समय पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, तो आगे आता है इस पर गोवा पर कब्जा। तो किस प्रकार गोवा पर कब्जा हुआ था इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आता है 1510 में अलबुकर्क ने गोवा पर आसानी से कब्जा कर लिया, जो बीजापुर के सुल्तान पर प्रमुख पतन था, यानी प्रमुख पतन का कारण हुआ था। यह अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन आया। मलक्का पर 1511 ईस्वी में ही पुर्तगाली प्रभुत्व कायम हो चुका था। लाल सागर के मुहाने पर स्थित सोकोत्रा द्वीप, सुमात्रा के सचिन दुर्ग, श्रीलंका के कोलंबो इत्यादि में नए किले स्थापित किए गए। जावा, थाईलैंड, पेगु इत्यादि से भी संपर्क स्थापित किए गए। 1518 ईस्वी से पुर्तगालियों ने चीन के संचाओ द्वीप पर बस्ती बसानी शुरू की। पुर्तगालियों ने पश्चिमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1531 ईस्वी में चाउर, 1532 ईस्वी में 1532 में दीव, 1534 ईस्वी में सालसेट और बेसिन, 1536 ईस्वी में क्रैगानोर तथा मैंगलोर, होनावर, भटकल, कैन्नौर, क्विलोन, भावनगर इत्यादि क्षेत्रों में अपना कब्जा जमाकर इनमें से कुछ क्षेत्रों में अपने कारखाने खोले। उन्होंने कारखानों का दुर्गीकरण आरंभ कर दिया। कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी पुर्तगाली सम्राट द्वारा नियुक्त होता था। अब इसमें देखते हैं आगे, पुर्तगालियों का व्यापार पर प्रभुत्व। इनका व्यापार पर क्या प्रभुत्व था, देखिए यहाँ पे प्रभुत्व अपना दिखा रहे हैं जबरदस्ती काम करवाकर। तो पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। कोरोमंडल तट पर स्थित मसूलीपट्टनम, पुलिकट इत्यादि शहरों से वे वस्त्रादि वस्तुएं इकट्ठा करते थे। मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए नागपट्टनम पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था। नागपट्टनम के उत्तर में स्थित सैनथोम मैलपुर में पुर्तगालियों की बस्ती थी। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां के फरमान से बुंदेल में भी कारखाने खुले। 16वीं सदी के दौरान पूर्वी तट पर किलेबंदी नहीं हुई। 16वीं शताब्दी के आरंभ तक पुर्तगालियों का एशियाई व्यापार पर प्रभुत्व बना। 1506 ईस्वी में मसाले के लाभदायक व्यापार को राजा ने अपने अधीन कर लिया और दूसरी तरफ पुर्तगाली अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जी जान से भीड़ पड़े। कभी कभी व्यापार और लूट में अंतर करना मुश्किल हो जाता था। भारतीय जहाजों से कई तरीके से पैसा वसूल किया जाता था। इसमें प्रमुख थे जैसे कार्टेज व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाजों के कप्तानों को गोवा के व्यवसाय से लाइसेंस या पास लेना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाजों पर हमला नहीं करते थे, अन्यथा उसे लूट लेते थे। पुर्तगालियों के समुद्र पर वर्चस्व रहने का एक महत्वपूर्ण कारण था कि मुगल शासकों ने कभी भी मजबूत नौसेना करने का प्रयत्न नहीं किया तथा सुदूर दक्षिण में मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। मतलब कि मुगल जो थे वहां पर जमीन पर ही रहते थे, वहां पर उसमें पानी में अपना वर्चस्व नहीं बढ़ाना चाहा। नौसेना अगर तैयार किए होते तो उसमें भी रहते, लेकिन उन्होंने स्थल पर रहकर ही अपनी मिलिट्री वगैरह स्थापित किया था। पुर्तगालियों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार हो, इसलिए पूर्व की वस्तुओं के लिए वे पश्चिम से सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न लाया करते थे। मालाबार और कोंकण तट से सबसे ज्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था। मालाबार से अदरक हुआ, लालचीनी, हरद, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि कार्य वहां से मिलते जाते थे। उत्तर पश्चिमी भारत से टाप्टा यानी एक प्रकार का ये कपड़ा होता था, चीन से इत्यादि पुर्तगाली ले जाते थे। चटा मानसी बंगाल से लाया जाता था और दक्षिण पूर्व एशिया से लाख हुआ, लौंग हुआ, कस्तूरी इत्यादि ये सब इकट्ठा किया जाता था। बाहर से पुर्तगालियों का व्यापार इतना बढ़ गया कि मात्र काली मिर्च की खरीद के लिए संयुक्त व्यापार ने 1,70,000 क्रूजों प्रति वर्ष भारत भेजने का निर्णय लिया था।
पुर्तगाली फ्लैंडर्स, जर्मनी, इंग्लैंड इत्यादि क्षेत्रों में गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर ये सब वस्तुएं भारत में लाते थे। ढाले हुए सिक्के भी कोच्चि व गोवा बंदरगाह पर लाए जाते थे। इस प्रकार पुर्तगालियों ने न केवल मसाले के व्यापार से लाभ अर्जित किया, अपितु विभिन्न एशियाई देशों के बीच सामान लाने और ले जाने के कार्य से भी लाभ कमाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है भारत में पुर्तगाली प्रशासन। तो क्या है पुर्तगाली प्रशासन, जानते हैं। तो इसमें है, भारत में पुर्तगाली प्रशासन का मुखिया वायसराय था, जो 3 वर्षों तक अपने सचिव के साथ कार्य करता था और बाद के वर्षों में एक परिषद के साथ कार्य करता था। गिरिजा संबंधी प्राधिकरणों के साथ मतभेद एवं संघर्ष के चलते उसकी शक्तियों का ह्रास हुआ। इसके अतिरिक्त वेडोर तथा फंजेला का महत्व बढ़ गया, जो राजस्व का तथा कार्गो एवं नौसैनिक बेड़ा भेजने के लिए जिम्मेदार था। अफ्रीका से लेकर चीन तक के किले कैप्टन के नियंत्रणाधीन थे, जिसकी शक्तियों से संचार की कठिनाइयों ने वृद्धि की। संभवतः पुर्तगाल और गोवा से नियंत्रण के अभाव से सत्यनिष्ठ एवं पारदर्शी प्रशासन के लिए निरंतर खतरा बनाए रखा। अब इसमें आता है वायसराय नीनो दा कुन्ना। तो ये क्या है, तो भारत में नीनो दा कुन्ना का वायसराय काल, जिसने नवंबर 1529 में कार्यभार संभाला, भी कुछ हद तक महत्वपूर्ण है। 1 वर्ष के पश्चात वह भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोच्चि से गोवा ले गया। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को 1534 में बेसिन द्वीप सौंपकर उनसे मदद ली। उसने उन्हें दीव में बेस प्रदान करने का भी वादा किया। नीनो दा कुन्ना ने अपने मुख्यालय, तो हम लोग कहाँ थे कि 1 वर्ष के पश्चात वह भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोच्चि से गोवा ले गया। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को 1534 में बेसिन द्वीप सौंपकर उनसे मदद ली। उसने उन्हें दीव में बेस प्रदान करने का भी वादा किया। नीनो दा कुन्ना ने अपने मुख्यालय के तौर पर हुगली के साथ कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि का भी प्रयास किया। इसमें फिर सेकंड आता है, गुजरात के बहादुर शाह के साथ पुर्तगालियों का संबंध कैसा था। तो इसमें था कि बहादुर के पुर्तगालियों के साथ संबंध उस समय बिगड़ गए जब 1536 में हुमायूं गुजरात से चला गया। चूंकि शहर के निवासियों ने पुर्तगालियों से लड़ना शुरू कर दिया था, बहादुर शाह विभाजन की एक दीवार खड़ी करना चाहते थे। उसका विरोध करते हुए पुर्तगालियों ने आपसी बातचीत शुरू की। वार्ता की एक प्रक्रिया के दौरान बहादुर को एक पुर्तगाली जहाज में बुलाया गया और मार दिया गया। अब इसमें आता है पुर्तगालियों की धार्मिक नीति एवं इसके निहितार्थ। तो उत्तरी अफ्रीका में मूर पुर्तगालियों के बड़े शत्रु थे। पूरब में आकर पुर्तगालियों ने मूर के साथ मिलकर उसी उत्साह और ईर्ष्या के साथ सभी मुसलमान उत्पीड़न किया, मुसलमानों का पूरा। हालांकि भारत में वाणिज्यिक हित धीरे धीरे प्रधान हो गए और पुर्तगालियों की मंशा सदैव मिली जुली रही। इसलिए यद्यपि पुर्तगाली सम्राट को भारत में सभी गिरजाघरों और मिशनों का संरक्षक बनाया गया, लेकिन ऐसा 1542 में जेसुइट ईसा मसीह के साथ रोमन कैथोलिक समाज का सदस्य के भारत आगमन के पश्चात हुआ। अकबर के दरबार में जेसुइटों ने अच्छा प्रभाव बनाया, जिसकी मदद से पुर्तगालियों ने कुछ लाभ अर्जित किया। तो इसमें अब आगे देखते हैं। इसमें आता है अकबर एवं पुर्तगाली। देखिए अकबर एवं पुर्तगाली के क्या इनके थे। तो पहली बार अकबर कुछ यूरोपीय ईसाइयों यानी नामत कुछ पुर्तगाली व्यापारी से उस समय मिला जब उसने 1572 में कैम्बे का दौरा किया। बाद के वर्षों में सूरत में उसने फिर से उनसे मुलाकात की जब एंटोनियो कैब्रल गोवा के वायसराय का दूत शांति शर्तों के समायोजन हेतु आया। कुछ समय बाद धर्म एवं मीमांसा के प्रश्नों पर अकबर की गहरी रुचि जगी और उसने फादर जूलियन परेरा यानी विकार चर्च में पुजारी, जनरल ऑफ बंगाल एवं कुछ अन्य स्रोतों से ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। इसने अकबर को अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु उत्सुक किया और एंटोनियो कैब्रल, जिसने पुनः 1578 में मुगल राजधानी का दौरा किया, भी उसके सभी प्रश्नों के संतुष्ट उत्तर नहीं दे पाया। अकबर ने गोवा से धर्म मीमांसक बुलाने का निर्णय लिया जो उसकी शंकाओं का समाधान करने की स्थिति में हो।
और उसकी उत्कट जिज्ञासा को शांत कर सके। इसके लिए अकबर ने सितंबर 1579 में गोवा में अधिकारियों को पत्र भेजकर 2 विद्वान पादरी भेजने का निवेदन किया। गोवा में चर्च के पदाधिकारियों ने उत्सुकतापूर्वक इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे इसे शासक को साथ ही उसके दरबार एवं लोगों को ईसाई मत में परिवर्तित करने के अवसर भी देख रहे थे। अकबर ने जब बुलाया तो इतने वो सब उत्साहित हो गए, तो उसने राजा से नहीं बल्कि सोचे कि राज दरबार में अपनी ईसाइयत का प्रचार करेंगे तो कुछ और ज्यादा इसमें परिवर्तन होगा। अकबर के निवेदन पर 28 फरवरी 1580 को पादरी रोडक्लफो एक्वाविवा और एंटोनियो मांसरेट फतेहपुर सीकरी पहुंचे, जो 1583 में वापस लौटे। इसी प्रकार अकबर ने दूसरे मिशन को 1590 में बुलाया, जो 1592 में वापस लौटा। तीसरा मिशन अकबर द्वारा 1595 में बुलाया गया। मिशनरीज ने न तो अकबर और उसके दरबार और न ही उनके लोगों को ईसाई मत में परिवर्तित कर सके। अकबर और उसके पुत्र सलीम, यानी भविष्य में जो जहांगीर था, उसका सलीम नाम था, दोनों ने मैरी और ईसाई चिन्हों के प्रति तथा कथित आदर भाव प्रकट किया। यह स्पष्ट है कि पादरियों पर ध्यान देना धार्मिक उत्साह का परिणाम नहीं था, अपितु यह मुख्य रूप से पुर्तगाली सैन्य सहायता सुनिश्चित करने की इच्छा से निर्देशित हो रहा था। सेकेंड इसमें आता है ईसाइयों के संरक्षण के पीछे राजनीतिक मंशा क्या थी। तो इनका मंशा यह था कि अकबर अपनी परेशानियों के से उबरने के लिए पुर्तगाली बंदूकों को उधार लेने पर विचार कर रहा था। उसका बेटा यानी राजकुमार सलीम अकबर के विरुद्ध विद्रोह पर ध्यान दे रहा था और इस उद्देश्य के लिए पुर्तगाली सेना की मदद प्राप्त करने की योजना बना रहा था। ईसाई धर्म उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। सभी दिखावों या बहानों को छोड़ते हुए अकबर ने सैन्य सहायता की प्राप्ति हेतु 1601 में गोवा में एक अंतिम दूत भेजा। पुर्तगाली प्राधिकारियों ने शुरू से चलने वाले इस खेल को समझते हुए नम्रतापूर्वक मना कर दिया। जेसुइट ने अपनी तरफ से मिशनरी उत्साह के साथ देशभक्ति की राजनीति की और यथासंभव लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। पुर्तगालियों के अनाधिकारिक एजेंट के तौर पर काम करते हुए जेसुइट ने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण प्रभाव का उपयोग किया। अब आता है जहांगीर और पुर्तगाली, यानी कि अब जब जहांगीर पाना चाहता था पुर्तगालियों को सहयोग, तो इनके बारे में जानते हैं कि जहांगीर और पुर्तगाली का संबंध कैसा था, क्या बातें विचार थी इनका। तो यहाँ पर है कि राजकुमार सलीम जहांगीर के रूप में सिंहासन ग्रहण करने पर ने जेसुइट फादर्स की इस प्रकार उपेक्षा करके जैसे वह कभी उन्हें जानता ही नहीं था, मुसलमानों को शांत किया। धीरे धीरे हालांकि जेसुइट से उसका अस्थायी अलगाव दूर हो गया और 1606 में उसने फिर से उन्हें समर्थन देना शुरू किया। लाहौर में एक भव्य एवं विशाल चर्च को कॉलेजियम या पादरी आवास के साथ बनाए रखने की उन्हें अनुमति दी गई। 1608 में आगरा में 20 दीक्षा स्थान यानी बपतिस्मा कहते हैं उसको, आयोजित किए गए और पादरियों को पुर्तगाल जितनी ही कार्य की स्वतंत्रता दी गई। गलियों एवं सड़कों मार्गों पर पूरे कैथोलिक रीति रिवाजों के साथ चर्च के जुलूसों को निकालने की अनुमति दी गई और चर्च के खर्चों और धर्मांतरित लोगों की सहायता के लिए खजाने से नगद सहायता दी गई। जहांगीर का व्यवहार इस प्रकार था कि जेसुइट पादरी इसे ईसाई मत में लाने के प्रति असमान हो उठे। उसने ओल्ड एवं न्यू टेस्टामेंट तथा संतों के जीवन के लिए धार्मिक विषयों के चित्रों के प्रति असाधारण रुचि दिखाई। आगरा में उसका सिंहासन बपतिस्मा दाता जान और अन्य संतों के पेंटिंग से घिरा हुआ था। यह अफवाह थी कि जहांगीर ईसाई बन गया है और पादरियों के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण थे कि वे वास्तव में उसे ईसाई बनाने में सफल होंगे। अब देखते हैं आगे अंग्रेजों के प्रति शत्रुता का मुख क्या था। तो मुकार खान जो एक अच्छा खिलाड़ी और जहांगीर का घनिष्ठ मित्र था, को जहांगीर के दूत के तौर पर पुर्तगाली वायसराय से मिलने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। जब वह अप्रैल 1608 में गोवा पहुंचा तब अपना परिचय प्रस्तुत नहीं कर सका। वस्तुतः वहां कभी भी नहीं आया और गोवा में डॉन मेंडोसा ने 1609 में पदभार संभाला। उससे पूर्व सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में आ गया। वह अपने साथ भारत में व्यापार की अनुमति हेतु इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का जहांगीर के नाम एक प्रार्थना पत्र आया।
इसमें अब आता है कि कैप्टन हॉकिंस की यात्रा के बारे में। तो फादर पिनहेरो और पुर्तगाली अधिकारियों ने मुगल दरबार में हॉकिंस को पहुंचने से रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हुए। जहांगीर ने हॉकिंस द्वारा लाए गए उपहारों की जिनकी कीमत 25,000 सोने के सिक्कों के समान थी, 2500 नहीं 25,000 को स्वीकार किया और हॉकिंस का बेहद आत्मीय स्वागत किया। बेहद आत्मीय मतलब भव्य। जैसा कि हॉकिंस तुर्की भाषा अच्छा प्रकार जानता था, उसने उस भाषा में जहांगीर के साथ प्रत्यक्ष संवाद किया। हॉकिंस से खुश होकर जहांगीर ने उसे 30,000 के वेतन पर 400 का मनसबदार नियुक्त किया। हॉकिंस ने अर्मेनियन ईसाई मुबारक शाह की बेटी से विवाह भी किया। अब इसमें आता है मुगल एवं पुर्तगालियों के आपसी संबंध में सुलझाव। तो ये था कि हॉकिंस एवं अन्य अंग्रेजों लोगों की बड़ी व्यापार सुविधाएं प्रदान करने को गोवा के वायसराय डॉन मेंडोसा ने पुर्तगाली एकाधिकार के वाणिज्यिक क्षेत्रों का अतिक्रमण माना और इसलिए इसे शत्रुतापूर्ण कार्रवाई कहा। भारत में पुर्तगालियों के जहांगीर के साथ युद्ध की स्थिति को देखते हुए मेंडोसा ने मुगल दूत मुकारब खान से मिलने से मना कर दिया। उतावलेपन में उठाए गए इस कदम ने पुर्तगाली व्यापारियों एवं उनके व्यापार को बेहद प्रभावित किया और जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी जाने वाली छूटों पर रोक लगा दी। तब मेंडोसा ने फादर पिनहेरो को औपचारिक आधार पर मुकारब खान से शांति स्थापित करने हेतु बातचीत करने को कहा। तत्पश्चात शत्रुता समाप्त हो गई और अंग्रेजी जहाज को सूरत के पत्तन पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। पुर्तगाली आगंतुकों को रोकने में असमर्थ व्यक्ति हॉकिंस ने सन 1611 में मुगल दरबार छोड़ दिया। अब इसमें आता है एंग्लो पुर्तगाली झगड़ा या हाथापाई। तो अंग्रेजों ने हालांकि 1612 में पुर्तगालियों के विरुद्ध प्रतिशोध लिया, जिसने हिंद महासागर में ब्रिटिश नौसेना के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। उस वर्ष नवंबर में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन ने एक छोटे जहाज ओसिएंडर सहित कैप्टन वेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगाली जहाजी बेड़े के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया। जहांगीर, जिसके पास अच्छी नौसेना नहीं थी, अंग्रेजों की सफलता से बेहद प्रभावित हुआ। पुर्तगालियों ने अपनी बचकानी हरकतों से जहांगीर को अप्रसन्न कर दिया। बी.ए. स्मिथ के अनुसार पुर्तगालियों ने मुगल सरकार की नौसैनिक कमजोरी के चलते 4 बृहद जहाजों को जब्त कर लिया और कई मुसलमानों को बंदी और सामान को लूट लिया। जहांगीर की मां की इस सामान में गहरी रुचि थी और इससे करोड़ रुपए की चपत लगी थी। गुस्साए जहांगीर ने मुकारब खान, जो उस समय सूरत का प्रभारी था, को क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश दिया। अब इसमें आता है शाहजहां और पुर्तगाली। तो शाहजहां और पुर्तगाली क्या था? यह शाहजहां का शासनकाल था, हालांकि जिसमें मुगल दरबार में पुर्तगालियों को मिलने वाले लाभों का हमेशा के लिए अंत हो गया और साथ ही इस आशा ने भी दम तोड़ दिया कि शाही परिवार और मुगल शासन मुगल भारत के लोगों का ईसाई मत में धर्मांतरण करा पाएंगे, जिसका पल्लवन अकबर और जहांगीर द्वारा किया गया था। शाहजहां द्वारा राजगद्दी संभालने से पूर्व ही उसे पुर्तगालियों के दुर्व्यवहार की जानकारी थी, जब उन्होंने रानी मुमताज महल की 2 दासियों को बंदी बनाकर उनका अपमान किया था। पुर्तगालियों की गतिविधियां क्या थी? तो 1579 में शासकीय फरमान के आधार पर पुर्तगालियों को नदी के तट तक सीमित कर दिया गया, जो बंगाल में सतगांव से थोड़ी दूरी पर था। वहां से वे व्यापारिक गतिविधियां संचालित करते थे। विभिन्न वर्षों के दौरान उन्होंने बड़े भवनों के निर्माण द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जिसने उनके व्यापार को सतगांव से नए पत्तन हुगली की ओर प्रभावित किया। अब इसमें आता है हुगली पर अधिकार। तो ये कैसे हुआ था? 24 जून 1632 को हुगली पर पुर्तगालियों के कब्जे को 3 महीने पश्चात समाप्त कर दिया गया। गंगा के किनारे खुले मैदान में स्थित हुगली सभी तरफ से खुला था। यहाँ किला नहीं था, न तो दीवार थी और न ही परकोटा, मात्र कीचड़ का एक तटबंध पुष्ट था जो ज्यादा महत्व नहीं था। भारत और नौवहन में पुर्तगाली कौशल से भयभीत कासिम खां को 1,50,000 की सेना के साथ पुर्तगाली बस्ती पर हमला करने का कहा गया। ठीक 3 महीने तक 24 सितंबर तक सैन्य दुर्ग के 300 पुर्तगाली और 600 निवासी ईसाई सैनिक सामना करते रहे, जिसके पश्चात वह भाग खड़े हुए। अधिकतर जहाज खो गए, लेकिन कुछ किसी प्रकार सागर द्वीप तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन वहां व्याप्त महामारी से अधिकतर जिंदा बचे
जिंदा बचे लोग मर गए। मुगलों के 1000 लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने 400 लोगों को बंदी बना लिया, जिन्हें आगरा लाया गया। बंदियों को इस्लाम धर्म अपनाने या दासता स्वीकार करने का विकल्प दिया गया। ईसाइयों का अत्याचार कुछ समय तक जारी रहा, जिसके बाद यह धीरे धीरे खत्म हो गया। अब होता है पुर्तगालियों का पतन। तो देखिए यहाँ पे दिया है पुर्तगालियों का पतन है। तो पुर्तगालियों के पतन के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि कैसे हुआ था, जैसे कई कारण थे। जैसे कि 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया, और स्पेन के पतन के साथ साथ इसका भी पतन हो गया। फिर इसमें आता है कि 1588 के नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति क्षीण हो गई। और भी इसमें कहेंगे कि पुर्तगाल के अंदरूनी मामलों ने उसकी शक्ति कमजोर कर दी थी। समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था। व्यापारियों का इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वे राज्य को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रमाणित कर सके। पुर्तगाल में सम्राट निरंकुश था। धर्म के मामले में पुर्तगाली असहिष्णु एवं धर्मार्थ थे, और कई स्थानों पर उन्होंने लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया। फिर आगे था कि फितोरिया मात्र एक व्यापारिक अड्डा था, जिसे क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। पुर्तगालियों ने स्वयं को एकाधिकार व्यापार के मुनाफों तक ही सीमित रखा। उनका नियंत्रण कुछ क्षेत्रों उत्तरी अफ्रीका, दीव दमन, गोवा, तिमोर और मकाओ तक ही सीमित रह गया। भारतीय शासकों एवं जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता, उन्होंने डकैती और लूटमार को अपनी नीति का भाग बनाया। उन्हें डचों और अन्य यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में पुर्तगाली आर्थिक और राजनीतिक रूप से दूसरी पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने में अक्षम थे। ब्राजील की खोज के बाद उनका भारत की ओर ध्यान कम हो गया। पुर्तगाल में उनके उद्योग धंधे अधिक विकसित नहीं हो पाए, और वे वितरक के रूप में व्यापार करते रहे। इसमें लास्ट आता है कि पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अत्यधिक नियंत्रण था। तो इस प्रकार से इनके पतन हुए थे। अब आगे आता है डच। ये आगमन एवं इनकी गतिविधियां क्या हैं। स्पेन का पतन होने के पश्चात पुर्तगाली शक्ति बिखर गई, और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। 16वीं शताब्दी से ही डच अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे। वे पुर्तगालियों द्वारा लाए गए पूरब के सामान को लिस्बन से एंटवर्प पहुंचाया करते थे, जहां से वह यूरोप के बाजारों में पहुंचाया जाता था। डचों ने व्यापारिक संगठन और तकनीक तथा जहाजरानी में नवीन प्रयोग किए। 17वीं शताब्दी में उन्होंने फ्लूट शिप का निर्माण किया, जो अपने आप में एक अनोखा और अद्भुत जहाज था। यह फ्लूट शिप बेहद हल्का था, और इसे खेने के लिए कम लोगों की जरूरत पड़ती थी। इससे आने जाने के खर्च में कटौती हुई। डच जहाज भारी और धीमी गति से चलने वाले पुर्तगाली जहाजों से श्रेष्ठ हुए। डचों ने नीदरलैंड से स्पेन वासियों को हटाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। उन्होंने एक राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत भी पुर्तगालियों से मसाले का व्यापार छीनने का भी संकल्प किया। डचों ने अंग्रेजों की भांति भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया। डचों के व्यापारिक कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड यूरोप में आरंभिक वाणिज्यवादी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। एम्स्टर्डम में 1609 ईस्वी में एक्सचेंज बैंक तथा 1624 ईस्वी में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम आरंभ हुए। एशियाई वस्तुओं की बिक्री एम्स्टर्डम में होने लगी, जिससे कि यह पुनर्निर्यात व्यापार के एक मुख्य केंद्र बन गया। अब आगे आता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो इसके बारे में जानते हैं। यह एक वाणिज्यिक उद्यम था, जिसने डच को पूरब की यात्रा करने के लिए प्रवृत्त किया। कार्नेवेलिस ही इनका नाम था। कार्नेलिस डी हाउटमैन पहला डच था, जो 1596 में सुमात्रा और बंताम पहुंचा। इसने डच को आगामी उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया, और अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बनाई। मार्च 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा से डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें कई स्वतंत्र एवं समृद्ध डच व्यापारी सम्मिलित हो गए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि बीओसी के नाम से इसको जाने जाते हैं की कुल आरंभिक पूंजी लगभग 6500 गिल्डर थी। इस कंपनी की भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। कंपनी का पूर्वी केंद्र
बेटविया में स्थित था। अब इसमें दूसरा आता है भारत में डच बैक्टीरिया की स्थापना। तो डचों ने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में पुर्तगाली सत्ता को चुनौती देते हुए अनेक बस्तियों और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। भारत में डच स्थापना की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि पुलिकट स्थित गैलेड्रिया के दुर्ग को छोड़कर शेष बस्तियां अध्रुवीकृत कर दी गई थी। यहाँ पर भारत के पूर्वी भाग, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय तटों पर डचों ने अपने फैक्ट्रियां स्थापित कर लिया, जैसे कि 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में, 1610 ईस्वी में पुलिकट में, 1616 ईस्वी में सूरत में और बीमीपट्टनम में 1641 में, 1645 में करिकल में, 1653 में चिंसूरा में, 1658 में कासिम बाजार में पटना में और बालासोर व नगपट्टनम में, 1663 में कोची डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लिया था। इतने जगहों पर भारत के अतिरिक्त बाहरी समीपवर्ती क्षेत्रों पर डचों ने अपना प्रभुत्व जमाया था। डचों ने 1605 ईस्वी में अम्बोयना, 1619 ईस्वी में मसाला द्वीप तथा 1658 ईस्वी में श्रीलंका जीते। 1641 ईस्वी में मलक्का में भी डचों की पुर्तगालियों पर विजय हुई। भारत में अपनी व्यापारिक धाक जमाने में डचों को स्थानीय शासकों से व्यापारिक सुविधाएं भी मिली। गोलकुंडा के सुल्तान जिंजी मदुरै और तंजौर, इस समय जो तंजावुर नाम है, के नायकों के डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दी गई। कोची के मुट्टा शासन ने विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था पुड़ाक्कड़ और क्रांगनूर के मध्य क्षेत्र में काली मिर्च के व्यापार का एकाधिकार। उत्तरी तथा दक्षिणी कोरोमंडल में डचों की चुंगी में रियायत मिली तथा वस्त्र व्यापार में उन्हें मुहर शुल्क से व्यापार मुक्त कर दिया गया, जबकि अन्य विदेशी व्यापारिक कंपनियों को यह कहकर देना पड़ा था कि उनको मुक्त व्यापार मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आता है इसमें पुर्तगाली सत्ता पर डचों का प्रहार। तो कैसे प्रहार हुआ था? तो डचों की व्यापारिक संस्था वोक, यानी उनकी जो कंपनी का नाम था वोक, एक नवीन प्रकार की संस्था थी और डचों के इस प्रयोग से पुर्तगालियों की व्यापारिक सत्ता को तोड़ने में मदद मिली। मुनाफे और पूंजी पर कंट्रोल तथा उन्हें निवेश द्वारा अस्थायी पूंजी का निर्माण कंपनी की मुख्य कार्यनीति थी। 1632 ईस्वी में हुगली क्षेत्र में से पुर्तगालियों को डचों को हटाना शुरू कर दिया था। 1658 ईस्वी में श्रीलंका से डचों ने पुर्तगालियों को हटाया और 1659 ईस्वी में तंजौर तट पर स्थित नोगापट्टनम में डचों ने पुर्तगालियों से जीता था। तो इस प्रकार इसने प्रहार किया। अब आता है उच्च, यहाँ पर उच्च नहीं है, सॉरी, यहाँ पर डच है, लिखने में गलती हो गया है। डच व्यापार तो इसके बारे में जानते हैं। एशियाई संपर्क के आरंभिक चरण में डच मूलतः काली मिर्च एवं अन्य मसालों के प्रति रुचि रखते थे। चूंकि ये मसाले मुख्यतः इंडोनेशिया में मिलते थे, अतः डचों का वह मुख्य केंद्र बन गया। इन्होंने कोरोमंडल तट से भारतीय वस्त्रों को दक्षिण पूर्व एशिया में लाकर भारी मुनाफा कमाया। मद्रास के दक्षिण में से द्रासपट्टम विशेष वस्त्र हेतु प्रसिद्ध था। एशियाई व्यापार में पुर्तगाली सर्वोच्चता को तोड़ने के लिए डचों ने उनके जहाजों पर प्रहार किए और स्थलीय अड्डों पर आक्रमण किए। मछलीपट्टनम से नील का निर्यात किया जाता था। डचों ने सूरे की निर्यात व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया। अफीम, रेशम और सूती वस्त्र को जावा और चीन में बेचकर डचों ने लाभ कमाया। उसके बाद डच दलालों के माध्यम से बुनकरों से संपर्क करते थे। वैसे कभी कभी वे कारीगरों को सीधा रोजगार भी देते थे। गोलकुंडा के एक गांव के निवासी जब लगान नहीं चुका सके, तब डचों ने लगान की रकम चुकाकर उनसे सेवाएं प्राप्त की। 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चक्री का उद्यम स्थापित कर दिया था। इसमें आता है डच अंग्रेज संघर्ष। डचों का संघर्ष हुआ था। तो समस्त 17वीं शताब्दी के दौरान डच ने पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करके पूरब में मसाले के व्यापार पर एकाधिकार सुनिश्चित कर लिया। मसाले के व्यापार पर उनके अधिकार कंपनी की संपत्ति और उनकी योग्यता ने इन सभी क्षेत्रों में व्यापार में उनके एक बड़े हिस्से को सुनिश्चित किया। पुर्तगालियों द्वारा नियंत्रित अंतर एशियाई व्यापार पर डच ने कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों के नियंत्रित क्षेत्रों गोवा, मालाबार के कारखाने और श्रीलंका के साथ उनके दाल चीनी के व्यापार पर आक्रमण किए गए। व्यापार के दिनों में गोवा को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। 1641 में मलक्का पर कब्जा कर लिया गया और 1655-56 में कोलंबो और 1669-63 में कोच्चि पर कब्जा हासिल कर लिया। इसके साथ ही डचों ने वास्तविक रूप से पुर्तगालियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के रूप में उनका एक प्रतिद्वंदी बाकी था। उन्होंने यमुना तट और मध्य भारत में
नील का उत्पादन कपड़ा एवं सिल्क का बंगाल, गुजरात एवं कोरोमंडल बिहार में, साल्ट पीटर यानी सोरा और अफीम तथा चावल का उत्पादन गंगा घाटी में किया। 17वीं शताब्दी के मध्य से भारत तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभुता की स्थापना के लिए डच और अंग्रेजों में संघर्ष आरंभ हो गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 आंग्ल डच युद्ध हुए, यूरोप में लड़े गए, जिनमें अंग्रेजों की विजय हुई। उल्लेखनीय है कि 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान मिलने पर डच शक्ति पिछड़ने लगी। तीसरी एंग्लो डच युद्ध हुआ था 1672-1674 में। सूरत और बॉम्बे की अंग्रेजों की नई बस्ती के बीच संचार निरंतर ध्वस्त होने लगे। 2-3 अंग्रेजी जहाजों पर बंगाल की खाड़ी में कब्जा कर लिया। 1759 में बेदरा युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने पर भारत में डच महत्वाकांक्षाएं चकनाचूर हो गई और डच शक्ति पूर्वी एशिया के द्वीपों तक सिमट कर रह गई थी। तो इस प्रकार यह इसका संघर्ष चल रहा था। अब आगे देखते हैं डचों का पतन। तो लगभग 3 शताब्दियों तक पूर्वी द्वीप समूहों पर डचों का अधिकार रहा, परंतु अंग्रेजों ने भारत में उन्हें स्थापित नहीं होने दिया। जिस शक्ति के साथ डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था, वह शक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में काम नहीं आ सकी। आरंभिक वर्षों में डचों एवं अंग्रेजों के बीच अच्छे संबंध थे, किंतु बाद में व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के कारण वे एक दूसरे के शत्रु बन गए। आरंभ में डचों ने कुछ हद तक अंग्रेजों का मुकाबला भी किया, परंतु बाद में अंग्रेजों ने उन्हें दबा दिया। आगे कहते थे कि डच कंपनी राष्ट्रीय अधिकारिता में थी, जिससे डच कर्मचारियों में अंग्रेजी कंपनी के कर्मचारियों के समान नेतृत्व की भावना तथा उत्साह का अभाव था। डच कंपनी से अधिकारियों का वेतन बहुत कम था, इसलिए वे अपने निजी व्यापार में ज्यादा सक्रिय दिखाते थे। मतलब उनको वेतन कम दिया जाता था, तो और भी काम करना शुरू कर देंगे, तो प्राइवेट काम अपना करते रहते थे। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वे कंपनी के हितों की अनदेखी करते थे। अधिकारियों को उपेक्षापूर्ण नीति के कारण डच कंपनी की स्थिति निरंतर खराब होती गई। अब जब वहां के कर्मचारी ऐसे काम करते रहेंगे तो कंपनी की नीति तो खराब होगी रही। नीति खराब हो रही थी तो लोग अपना दूसरा कार्य करते चले जा रहे थे। पतन का ये भी कारण है। हॉलैंड लंबी अवधि तक पराधीन रहा था, इसलिए उसके पास साधनों की पर्याप्तता नहीं थी, जबकि दूसरी ओर इंग्लैंड सदा स्वाधीन रहा था और उसके पास साधनों की प्रचुरता थी। इसलिए इंग्लैंड अपनी इच्छा के अनुसार साधनों एवं शक्ति में वृद्धि करने तथा आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करने में भी सफल रहा। बाद के वर्षों में डच व्यापारियों ने भारत की अपेक्षा दक्षिण पूर्वी एशिया के मसालों द्वीपों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। इन्हीं द्वीपों में अपनी विकासात्मक गतिविधियों को केंद्रित करने के कारण डचों को भारत में स्थित अपनी बस्तियों से हाथ भी धोना पड़ा। यूरोप में अपनी स्थिति खो देने तथा समुद्र पर अधिकार खो देने के पश्चात कोई भी शक्ति पूर्व में अपनी प्रमुखता नहीं बनाए रख सकती थी, और ऐसा ही डचों के साथ भी हुआ। डचों ने यूरोप में फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों से युद्ध करके अपनी शक्ति में ह्रास कर लिया तथा इस कारण वे पूर्व में अपने साम्राज्य को कायम रखने में असफल हो गए। इस प्रकार इनका ये पतन हुआ। तो अब आगे देखते हैं कौन आते हैं। तो अब आगे आते हैं अंग्रेज। अंग्रेजों का आगमन एवं सफलता के बारे में जानते हैं। तो उन यूरोपीय शक्तियों में जिन्होंने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्र में आकर नवीन व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की थी, अंग्रेज सर्वाधिक सफल एवं प्रभावोत्पादक सिद्ध हुए। गौर करने लायक बात यह है कि पूर्वी देशों की ओर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज अपेक्षाकृत देर से आए, किंतु वे शेष यूरोपीय शक्तियों को हराते हुए सबसे आगे निकल गए। इसकी मुख्य वजह यह थी कि अंग्रेज भारत सहित एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझने में सफल रहे और उन्होंने इसके लिए सैनिक राजनैतिक शक्ति सहारा लिया था। इसमें मौलिक कारण यह था कि इंग्लैंड की उपभोक्ता संस्कृति और औद्योगिक विकास, मांग व आपूर्ति का संतुलन था। अनुकूल राजनीतिक स्थिति में पूंजी निवेश की प्रवृत्ति को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक एशियाई वस्तुएं यूरोप में पहुंचने लगी। इस लाभ के व्यापार ने अंग्रेजों को पूर्व की ओर आने के लिए प्रेरित किया। 1599 ईस्वी में एक दुस्साही व्यापारी मिल्डेन हॉल भारत आया था। इसमें अब आता है महारानी एलिजाबेथ प्रथम का चार्टर। तो क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। पूर्व में अंग्रेजों या इंग्लैंड के व्यापार के संदर्भ में प्रथम महत्वपूर्ण कदम 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में उठाया गया, जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर यानी आदेश पत्र जारी करके गवर्नर और लंदन की कंपनी के व्यापारियों को पूर्व में व्यापार के विशिष्ट अधिकार प्रदान किए।
प्रारंभ में यह विशेषाधिकार 15 वर्षों के लिए प्रदान किए गए, जिन्हें मई 1609 में एक नवीन चार्टर यानी आदेश पत्र के माध्यम से अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया गया। शुरुआती वर्षों में सामान्य तौर पर व्यापारियों की एक समूह का स्वतंत्र बेड़ा भेजा जाता था। ऐसी यात्रा से प्राप्त लाभ को वे आपस में बांट लेते थे। वित्तीय दृष्टि से ईस्ट इंडिया कंपनी डच कंपनी की तुलना में छोटी कंपनी थी। अपनी प्रथम यात्रा में डच कंपनी की तुलना में कम आमदनी हुई। इसके बावजूद अंग्रेजी कंपनी की एक विशेषता यह थी कि उसका संगठन बड़ा ही सहज था। इसमें 24 निदेशकों का समूह था, जिसका चुनाव प्रत्येक वर्ष शेयर होल्डर्स की आम सभा में होता था। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ध्यान मसाले के व्यापार विशेष रूस, इंडोनेशिया से काली मिर्च और मसाला प्राप्त होने वाले द्वीप तक केंद्रित रखा। प्रथम 12 वर्षों तक इन्हें प्रत्येक वर्ष 20% लाभ होता था। शीघ्र ही अंग्रेजों ने भारत की वस्तुओं, विशेषकर कपड़े का महत्व समझा और वे उसका उपयोग मसाला खरीदने के लिए करने लगे। गुजरात में सूरत में कारखाना खोलने की योजना बनाई गई और कैप्टन विलियम हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा गया, जो 1609 में दरबार यानी आगरा में पहुंचा। किंतु पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। जब 1611 में कैप्टन मिडलेटन ने सूरत के निकट स्वाली खोल में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया, तो मुगल सम्राट जहांगीर ने प्रभावित होकर 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। इससे पूर्व 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज एक कारखाना स्थापित कर चुके थे। बाद में पश्चिम तट के अनेक स्थानों पर उन्हें कारखाना खोलने की अनुमति मिली। अब आता है हॉकिंस एवं थॉमस रो। तो जैसा कि विलियम हॉकिंस 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा, लेकिन सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा। सन 1615 में सर थॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा गया, जो 1619 ईस्वी तक वहां रुका। यद्यपि वह मुगल शासक जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में असफल रहा, तथापि मुगल भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाने स्थापित करने के उसने विभिन्न विशेषाधिकार सुनिश्चित किए। रो ने शाही सहायता प्राप्त करने के लिए अपने कूटनीतिक कौशल का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उन्होंने पुर्तगालियों के जहाज को लूटना और नष्ट करना जारी रखा और भारतीय जहाजों से भारी हर्जाना वसूल करते रहे। उन्होंने अपनी नीति के अंतर्गत चेतावनी संधियों, षड्यंत्र और आक्रमण का सहारा लिया। 1620 ईस्वी के नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को परास्त किया और इसके बाद पुर्तगालियों का खतरा लगभग समाप्त हो गया। 1633 ईस्वी में मुगल सेना ने बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को मार भगाया। तो इस प्रकार हॉकिंस थॉमस रो का था। अब आता है अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार। इनके व्यापारिक विस्तार के बारे में जानते कैसे हुआ था। पुर्तगालियों के प्रभाव और शक्ति को समाप्त कर अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में कारखानों की स्थापना की। 1623 ईस्वी तक सूरत और मसूलीपट्टनम के अतिरिक्त भड़ोच और अहमदनगर में कारखाने खोले गए और कंपनी की सुरक्षा की दृष्टि से इनकी किलेबंदी भी की गई। 1625 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत की किलेबंदी की। इससे उनकी क्षेत्र विस्तार और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का पता चलता है। डचों एवं मुगल सत्ता से टकराव से बचने के लिए अंग्रेजों ने दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्यों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1622 ईस्वी में अंग्रेजों ने ओरमुजपुर पर कब्जा कर लिया। यह एक महत्वपूर्ण विजय थी, क्योंकि इसके पश्चात वे पुर्तगालियों के आक्रमण से सुरक्षित हो गए। अंग्रेजों ने 1639 में स्थानीय राजा से मद्रास लीज पर ले लिया। मद्रास एक बंदरगाह था और अंग्रेजों ने राजा को आधा सीमा शुल्क देने का वादा किया। इसके बदले में उन्होंने किलेबंदी करने और अपना सिक्का जारी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। 1640 ईस्वी में अंग्रेजों ने विजयनगर शासकों के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से मद्रास छीन लिया। यहाँ पर सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया गया, जिसके भीतर कारखाने खोले गए। 1652 से 54 के दौरान अंग्रेज डच से शत्रुता के कारण भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों के नजदीक आ गए। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह कर लिया, जिससे दहेज स्वरूप उन्हें बंबई का टापू मिल गया। चार्ल्स ने 10 पाउंड वार्षिक के मामूली से किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया और धीरे धीरे सर चार्ज ऑक्सेनडेन यानी 1662 से 69 तक में, जेराल्ड आंगियर यानी 1669 से 77 और सर जॉन चाइल्ड 1682 से 90 के
प्रशासन के दौरान समृद्धि की तरफ बढ़ने लगा। तो अब आता है पूर्वी भारत में कंपनी का बढ़ता प्रभाव। 1630 के बाद पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ा। 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालसोर और 1651 में बंगाल के हुगली में कारखाने स्थापित किए गए। बिहार में पटना और बंगाल में ढाका और कासिम बाजार में भी कई कारखाने खुले। 1658 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल तट सेंट जॉर्ज किले के नियंत्रण में आ गया। पूर्वी भारत में कंपनी को अपने व्यापार के लिए माल जैसे कपड़े का थान, सिल्क, चीनी और सूरा देश के अंदरूनी हिस्सों में लाना पड़ता था। इसके लिए उन्हें कई जगह चुंगी और सीमा शुल्क देना पड़ता था। कंपनी ने बराबर इन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न किया। 1651 से 56 और 72 में प्राप्त फरमानों में से उन्हें इन बाधाओं से मुक्ति मिली। अब उन्हें कुछ निश्चित राशि भारतीय राजाओं को देनी पड़ती थी। 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी पर जजिया कर लगाया और इसके बदले में कंपनी को सूरत के अलावा सभी जगह सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो अब आगे आता है कलकत्ता में व्यापार की शुरुआत। 1690 ईस्वी में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को निमंत्रित किया। 1691 ईस्वी के फरमान द्वारा अंग्रेजों ने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले में बंगाल में चुंगी रहित व्यापार की अनुमति अंग्रेजी कंपनी को दे दी। शीघ्र ही अंग्रेजों ने सूतानती में एक कारखाना स्थापित कर लिया और इसे किलाबंदी कर लिया। 1696 ईस्वी में एक जमींदार शोभा सिंह ने बगावत कर दी। 1698 ईस्वी में 1200 रुपए में कंपनी ने जमींदार अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार खरीद लिया। इससे उन्हें सूतानती, गोविंदपुर और कलिकता गांव की जमींदारी मिल गई। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 90 वर्षों के अंदर 3 प्रमुख बंदरगाह यानी मुंबई, मद्रास एवं कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 17वीं शताब्दी के मध्य तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सफाया हो गया। 1700 ईस्वी में बंगाल के कारखाने प्रेसिडेंट और परिषद के अधिकार में आ गए, जिनका मुख्यालय फोर्ट विलियम नामक किलेबंदी की बस्ती में था। कलिकता नाम का अंग्रेजीकरण करके कलकत्ता कर दिया गया। तत्पश्चात इस बस्ती का तेजी से विकास हुआ। अब आगे आता है फर्रुखसियर फरमान एवं कंपनी व्यापार का विस्तार। तो इसमें कहा गया कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाते हुए कई छूटे विशेषाधिकार प्राप्त किए। जैसे 1717 में जॉन सरमैन की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिष्ट मंडल मुगल सम्राट फर्रुखसियर से फरमान पाने में सफल रहा, जिससे 1691 के फरमान में के नियमित सुविधाएं गुजरात एवं दक्कन में बढ़ा दी गई। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी करके कंपनी को विभिन्न विशेषाधिकार प्रदान किए। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास और अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली के अधिकार प्रदान किए गए। दूसरा था कि 10,000 रुपए सालाना राशि देने के एवज में सूरत के सभी करों से उन्हें मुक्ति मिल गई। तीसरा था कंपनी को बिना शुल्क दिए बंगाल में मुक्त रूप से व्यापार करने की छूट मिली, जिसके बदले में कंपनी को 30,000 रुपए की एक रकम वार्षिक रूप से अदा करनी थी। फिर चौथा मिला कि मुंबई में ढाले गए कंपनी के सिक्के को पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता प्रदान करने की भी घोषणा कर दी गई। पांचवा मिला कि कंपनी के हैदराबाद के पुराने विशेषाधिकारों को बनाए रखा गया और उस क्षेत्र में उन्हें कर छूट दी गई इत्यादि विशेषाधिकारों भी शामिल थे। तो बहुत सारे विशेषाधिकार उन्होंने ले लिया। सालाना राशि जैसे 30,000 रुपए, 10,000 रुपए सालाना राशि देकर अवैध रूप से वसूली करेंगे, तो इस प्रकार से इन्होंने ऐसे लूटा था। अब आता है पुर्तगालियों एवं डचों के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। तो इसमें है स्वयं को स्थापित करने में एक और अंग्रेजी कंपनी को मुगल और भारतीय राज्यों से निपटना पड़ा, तो दूसरी ओर उन्हें पुर्तगालियों और डचों से भी लोहा लेना पड़ा। 17वीं शताब्दी के शुरुआती 3 दशकों में उन्हें पुर्तगालियों का सामना करना पड़ा। 1630 में मैड्रिड संधि के पश्चात अंग्रेजों और पुर्तगालियों की शत्रुता समाप्त हुई। 1634 ईस्वी में सूरत स्थित अंग्रेजी कारखाने के अध्यक्ष और गोवा स्थित पुर्तगाली वायसराय के बीच एक दूसरी संधि हुई, जिसके अनुसार भारत के वाणिज्यिक मामलों में दोनों देशों ने एक दूसरे की सहायता करने का निर्णय लिया। 1654 ईस्वी में पुर्तगालियों ने पूर्व के व्यापार पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया और 1661 के संधि के अंतर्गत भारत के डचों के विरुद्ध दोनों एकजुट हो गए। डच व्यापारी शक्ति के संदर्भ में गौर करें तो स्पष्ट होता है कि डचों ने मसाले के व्यापार से न केवल पुर्तगालियों को निष्कासित कर दिया था, अपितु दक्षिण पूर्वी एशिया से अंग्रेजों को भी मार भगाया था। यद्यपि डचों की रुचि
मुख्य रूप से मसाला उत्पादक द्वीपों में थी, पर उन्होंने पुलिकट 1610, सूरत 1616, चिनसूरा 1653, कासिम बाजार और बरगंगोर, पटना, बालसोर, नागपट्टनम इसे 1659 में और कोच्चि 1663 में अपने कारखाने भी खोल रखे थे। डच अंग्रेजों की अपेक्षा सुरक्षित स्थिति में थे। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना अधिकार जमा कर रखा था, इसलिए उन पर अंग्रेजों की तरह भारत में राज्य क्षेत्र हासिल करने का दबाव नहीं था। 1653-54 के बाद कई बार डचों और अंग्रेजों की शत्रुता मुठभेड़ की स्थिति में पहुंच गई। इसी समय डच जहाजी बेड़े स्वाली के निकट पहुंच गए और अंग्रेजों को सूरत में अपना कारोबार स्थापित करना पड़ा। 1667 में डच व्यापार में स्थापित अंग्रेजों अड्डों को छोड़ने के लिए राजी हो गए और अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर अपना दबाव छोड़ दिया। इस प्रकार दोनों शक्तियों ने पारस्परिक समझौता कर लिया। इसके बावजूद अंग्रेज निरंतर डचों को भारत भूमि से बाहर निकलने का प्रयत्न करते रहे और डचों ने देशी व्यापार तक स्वयं को सीमित कर लिया। 18वीं शताब्दी में डचों का तेजी से पतन हुआ। अंग्रेजों के विशेषाधिकारों में वृद्धि हुई और उन्होंने कई वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया। अंत में 1795 में अंग्रेजों ने डचों को भारत से निकाल बाहर किया, जिससे उनका भारत अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गए। तो इस प्रकार से अंग्रेजों का यहाँ पर आगमन हुआ और उनके यहाँ पर सफलता स्थापित हुए थे। अब इनके कुछ प्रभाव को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले अब यहाँ पर आगे है अंग्रेजों के व्यापार एवं विस्तार का प्रभाव। तो अंग्रेजों ने शीघ्र ही अरब सागर और फारसी खाड़ी पर अपना एकाधिकार कर लिया। अंग्रेज भारत से वस्त्र, नील, सोरा, मसाले, मलमल इत्यादि ले जाते थे। आरंभ में अंग्रेजों द्वारा भारतीय वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात किए जाने के कारण भारतीय दस्तकारी को बहुत लाभ पहुंचा। बड़े बड़े भारतीय व्यापारी कंपनी के मध्यस्थ व्यापारी के रूप में काम करने लगे। अपनी समकालीन यूरोपीय तथा भारतीय शक्तियों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना राजनीतिक प्रसार आरंभ कर दिया ताकि व्यापारिक आवश्यकताएं पूरी की जा सके। इसी क्रम में अंग्रेज भारत में मुगलों की वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरे और 1764 ईस्वी तक बंगाल विजय के बाद से तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापार को स्वरूप प्रदान किया। अब इसमें आगे आता है फ्रांसीसियों का भारत का आगमन कैसा है। तो यहाँ पे अन्य यूरोपीय कंपनियों की भांति फ्रांसीसी कंपनी भी वाणिज्यिक गतिविधियों और विचारों की उपज थी। अन्य समकालीन यूरोपीय शक्तियों की तुलना में फ्रांसीसी शक्ति को भारतीय तटों तक पहुंचने में देर लग गई। फ्रांसीसी 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मेडागास्कर इत्यादि क्षेत्रों में व्यस्त थे। लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी इतिहास में कई युगांतरकारी घटनाओं के क्रम में उसके एक मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। यह पूर्णतः राजधीन थी, राजधीन मतलब सरकारी कंपनी थी। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी केरान की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा। 1668 ईस्वी में इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया, जो कि 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया और फ्रांसिस मार्टिन को सूरत और मसूलीपट्टनम की बस्तियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया। 1672 ईस्वी में एडमिरल डे ने गोलकुंडा के सुल्तान से सैन थोम छीन लिया। 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन तथा लेस्पिने ने बालीकोंडापुरम के शासक शेर खां लोदी से एक छोटा क्षेत्र पुदुचेरी प्राप्त किया। फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में यही पुडुचेरी का विकास आरंभ हुआ। हालांकि 1698 ईस्वी में डचों ने पुडुचेरी छीन लिया था, किंतु 1697 ईस्वी की रेजविक की संधि से पुनः पुडुचेरी फ्रांसीसी को दे दी गई। इसी प्रकार 1690 ईस्वी में मुगल गवर्नर से चंद्रनगर फ्रांसीसी कंपनी ने प्राप्त किया। हालांकि 1665 ईस्वी और 1695 ईस्वी के मध्य फ्रांसीसी कंपनी ने 74 सुसज्जित जहाज भारत भेजे थे, लेकिन अंग्रेजों और डचों की तुलना में उनकी गतिविधि अभी भी बेहद कम थे। इसका अर्थ है कि इनका पुनर्गठन कैसे हुआ, यानी कि फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन। इसके बारे में जानते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। फ्रांसीसी कंपनी की वित्तीय स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन 1720 में इसके पुनर्गठन के पश्चात कंपनी की स्थिति बेहतर हुई। 1721 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया। इससे उनकी नौसैनिक शक्ति में वृद्धि हुई और अंग्रेजों से मुकाबला करने की शक्ति अर्जित की। 1725 ईस्वी में मालाबार तट और 1739 में
कारिकल पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया। इसके बावजूद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी डचों और अंग्रेजों की तुलना में अपनी सरकार पर अधिक निर्भर थी। इसके पास सशक्त संगठन और पर्याप्त पूंजी का अभाव था। इसकी वाणिज्यिक गतिविधियों पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण था, जिससे कंपनी की कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसकी नियति और विकास फ्रांस में हो रही थी और गतिविधियों पर काफी कुछ निर्भर था। इसके अतिरिक्त 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी समाज अपने समकालीन अंग्रेजी समाज की तुलना में कम सक्रिय था। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का प्रसार फ्रांस की वैदेशिक नीति से बहुत अधिक प्रभावित था। 1672 ईस्वी से 1713 ईस्वी के मध्य फ्रांस प्रायः हॉलैंड के साथ लगातार युद्ध में व्यस्त रहा। यही वजह है कि 1706 से 1720 ईस्वी की अवधि में भारत में फ्रांसीसी प्रभाव में भारी ह्रास हुआ। इसके बावजूद 1720 ईस्वी में कंपनी का पुनर्निर्माण हुआ तथा 1742 ईस्वी तक पांडिचेरी के गवर्नर लीनो तथा ड्यूमा के कूटनीतिपूर्ण शासन से फ्रांसीसी प्रभुसत्ता को पुनः स्थापित हुई। 1742 ईस्वी तक भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी गतिविधियों को व्यापार तक ही केंद्रित रखा, परंतु 1742 ईस्वी के बाद फ्रांसीसियों की नीति में आमूल परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपना उद्देश्य साम्राज्यवाद का विस्तार निर्धारित किया। 1742 ईस्वी में डुप्ले की फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति भारत में फ्रांसीसी व्यापार के इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। इसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिनमें अंतिम हार फ्रांसीसियों की हुई थी। तो इस प्रकार इनका पुनर्गठन हुआ था। आगे देखते हैं। तो आगे आता है सर्वोच्चता हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। तो यहाँ पर 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ने पुर्तगाली और डच प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दिया था, लेकिन 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक नया प्रतिद्वंदी बनकर सामने आया। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने सूरत में पहली व्यापारी कोठी स्थापित करने में सफलता पाई। 1690 से 92 के दौरान उन्होंने कलकत्ता में भी व्यापारी केंद्र स्थापित कर लिया। 18वीं शताब्दी के आरंभिक 2 वर्षों में फ्रांसीसी कंपनी के व्यापार में काफी प्रगति हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण व्यापार में एकाधिकार और राजनीतिक नियंत्रण था। यद्यपि आरंभ में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य व्यापार मात्र था, तथापि 1742 में पांडिचेरी के गवर्नर पद पर डुप्ले की नियुक्ति के साथ ही उसके राजनीतिक उद्देश्य भी सामने आने लगे। 1746 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। तत्कालीन भारत का स्वरूप एकीकृत न होकर स्थानीय क्षेत्रों में विभक्त था। इस स्थिति का लाभ सभी यूरोपीय कंपनियों को हुआ। दक्षिणी क्षेत्रों में विशेषकर कर्नाटक, मद्रास और पुडुचेरी में राजनीतिक अनिश्चितता कायम थी। 1740 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध फ्रांस व इंग्लैंड के परस्पर संघर्ष का समय रहा। उस युद्ध में इंग्लैंड का विशेष ध्यान ऑस्ट्रिया की ओर था, इसलिए उनका कोई जहाजी बेड़ा मद्रास के समुद्री तट पर तैनात नहीं था, लेकिन वहां फ्रांसीसी जहाजी बेड़ा उपस्थित था। इस स्थिति का फ्रांसीसियों ने पूरा लाभ उठाया और मद्रास पर कब्जा कर लिया। 2 वर्ष बाद यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध की समाप्ति एक्स-ला-शापेल की संधि के साथ हुई। इस संधि ये याद रखिएगा, ये क्या नाम है, एक्स-ला संधि। ये अंग्रेजों या फ्रांसीसियों के बीच युद्ध में समाप्ति के लिए हुआ था 2 वर्ष बाद। इस संधि के अनुसार मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी भी को लौटा दिया गया था। उसके बाद आता है 1740 से 1765 के बीच, तो लगभग 25 वर्ष तक का अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चलता रहा, काफी लंबा चला। कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के अधीन एक प्रांत था जिसका शासन नवाब के हाथों में था। व्यापारिक अधिकार के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए थे। इसमें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसमें आता है। तो इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748 ईस्वी, तो इसको देखते हैं। यह युद्ध 1740 ईस्वी से 1748 के बीच लड़ा गया था। युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकार का संघर्ष दृष्टिगोचर हो रहा था, परंतु अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां लड़ रही थी। मतलब ये लोग सिर्फ सामने दिख रहे थे, बाकी पीछे से कंपनियां आई थी। इस युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति पूरे समय तक हावी रही, परंतु आपसी मनमुटाव के कारण वे लाभ उठाने में असमर्थ रहे। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंदिता इस युद्ध का सर्वप्रमुख कारण था, क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही थी। 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध का प्रभाव भारत में भी अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों पर हुआ। चूंकि यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे, इसलिए भारत में भी वे लड़ने लगे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का समाचार जिस समय भारत पहुंचा,
उस समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और मद्रास का अंग्रेज गवर्नर मोर्स था। मद्रास तथा पांडिचेरी के बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आते थे। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन किया कि वह अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध न होने दे। इसके पूर्व उसने मोर्स से भी युद्ध न होने का देने का प्रस्ताव किया। देख रहे हैं, ऑस्ट्रिया में युद्ध चल रहा है उनके बीच, लेकिन भारत में उसका प्रभाव पड़ने लगा। डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और आरंभ में अंग्रेजों को शांत करने के पश्चात उसने सितंबर 1746 में मॉरिशस के गवर्नर लाबोर्देन की सहायता से मद्रास को अपने अधिकार में ले लिया। इस बीच डुप्ले और लाबोर्दोने के बीच मतभेद हो गया तथा लाबोर्दोने ने 4 लाख पाउंड की रिश्वत लेकर मद्रास फिर से अंग्रेजों को सौंप दिया। लाबोर्दोने के मॉरिशस वापस जाने पर डुप्ले ने फिर से मद्रास पर अधिकार कर लिया। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अवरुद्दीन को यह आश्वासन दिया था कि वह मद्रास को जीतने के बाद उसे सौंप देगा, परंतु डुप्ले ने ऐसा नहीं किया। इस कारण अवरुद्दीन के पुत्र महफूज खान ने विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार के समीप नवाब की सेना को पराजित कर दिया। मद्रास तथा नवाब की सेना पर विजयों से फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई और उन्होंने पांडिचेरी के दक्षिण में स्थित अंग्रेजों की एक अन्य बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु लगभग 1.5 वर्ष के घेरे के बाद भी डुप्ले इस बस्ती पर अधिकार करने में असमर्थ रहा। इस बीच इंग्लैंड से भारत में अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना पहुंच गई। इस सहायता से उत्साहित होकर अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी का घेरा डाल दिया, परंतु उस पर अधिकार करने में अंग्रेज भी असफल रहे और उन्हें फोर्ट से डेविस वापस आना पड़ा। 1748 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक ला सापेल की संधि हुई, जिससे यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के परिणाम स्वरूप भारत में भी दोनों पक्षों के बीच युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि को प्रावधानों के तहत अंग्रेजों को भारत में मद्रास तथा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग फिर से प्राप्त हो गए। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तत्कालीन राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। न तो इस युद्ध से फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ और न ही अंग्रेजों को। इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरियों को उजागर किया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय से जल सेना का महत्व बढ़ा और यह स्पष्ट हो गया कि अब भारतीय सेना यूरोपीय सेना से स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई है और जिस शक्ति के पास जल सेना मजबूत होगी भारत उसी की सत्ता स्थापित होगी। मतलब कि अगर जल शक्ति जिसके पास है, भारत की सत्ता भी उसी के हाथ में रहेगी। देशी राजाओं की कमजोरियों को जानने के बाद फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार का निश्चय किया। सबसे बढ़कर इस युद्ध ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले तथा अंग्रेजी सेनापति क्लाइव की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा दिया था। अब आते हैं इसमें है द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1951 से 1955। इसके बारे में जानते हैं, तो ध्यान से इसको सुनिएगा। यह युद्ध 1751 ईस्वी से 1755 ईस्वी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों में निर्मित हुई थी। कर्नाटक में हैदराबाद के निजाम एवं मराठों के हस्तक्षेप से युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी। 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम आसफ जाह निजाम मुल्क का देहावसान हो जाने पर उसके पुत्र मुजफ्फर जंग तथा नासिर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। ठीक उसी समय कर्नाटक में भी इसी प्रकार का संघर्ष कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहब के बीच शुरू हो गया। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने खुलकर भाग लिया। अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग का तथा कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया, जबकि फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चंदा साहब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ दिया। देख रहे हैं, दो राजाओं भारत में लड़ रहे हैं उत्तराधिकारी के लिए और यहाँ पर अंग्रेज और फ्रांसीसी उसका साथ दे रहे हैं इन दोनों को लड़ाने के लिए। इन राजा कोई भी बनेगा लेकिन लाभ तो होगा इन्हीं कंपनियों को ही। तो इस कारण एक बार फिर दोनों यूरोपीय शक्तियां आपस में लड़ पड़ी। उधर 1794 ईस्वी में तंजावुर में भी उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था। इस युद्ध में भाग लेकर अंग्रेजी ने देवी कोटाई नामक क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। इससे फ्रांसीसी क्षुब्ध हो गए और अंग्रेजों का विरोध करने लगे। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले चंदा साहब तथा मुजफ्फर जंग से संधि करने के पश्चात अपने समर्थकों को सत्तासीन करने का प्रयत्न करने लगा। डुप्ले ने इन दोनों की सहायता से कर्नाटक के नवाब अवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया। 3 अगस्त 1749 ईस्वी को वेल्लोर के निकट अंबर के युद्ध में पराजित होकर अवरुद्दीन मारा गया।
युद्ध क्षेत्र से अलाउद्दीन का पुत्र मुहम्मद अली भाग गया। इस तरह कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो गया। डुप्ले की सहायता से प्रसन्न होकर चंदा साहब ने पुडुचेरी के निकट एक विशाल क्षेत्र फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया। कर्नाटक में फ्रांसीसी प्रभाव को सीमित करने के लिए अंग्रेजों ने हैदराबाद के नसीरुद्दीन को कर्नाटक के विरुद्ध आक्रमण के लिए प्रेरित किया। 1750 ईस्वी में नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण किया। नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया। इस समय डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और नासिर जंग के सैन्य अधिकारियों को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया। इन अधिकारियों ने 1750 ईस्वी के अंत में नासिर जंग की हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिया गया, परंतु मुजफ्फर जंग की पद पर आसीन होने के पूर्व की हत्या कर दी। इस स्थिति में नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को हैदराबाद का नवाब बनाया गया। सलावत जंग ने फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप उत्तरी प्रदेश प्रदान कर दिया था। 1751 ईस्वी में अंग्रेजों की ओर से मद्रास सैंडर्स को गवर्नर बनाया गया। उसने कर्नाटक में मुहम्मद अली की सहायता के लिए मई 1751 ईस्वी में अंग्रेजी सेना त्रिचेनापल्ली की ओर भेज दिया था। परिस्थितियों को देखते हुए फ्रांसीसियों ने भी चंदा साहब की रक्षा के लिए सेना भेज दी और दोनों ओर से सेना भेजे जाने के कारण कर्नाटक युद्ध क्षेत्र बन गया। इसी वर्ष तंजावुर और मैसूर के शासक तथा मराठा सरदार मुरारी राव अंग्रेजों के पक्ष में हो गए, जिससे परिस्थितियां और भी विकट हो गई। जब अंग्रेज और फ्रांसीसी त्रिचेनापल्ली की घेरेबंदी में लगे थे, तो ठीक उसी समय रॉबर्ट क्लाइव ने गवर्नर सैंडर्स को कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण करने की सलाह दी। अगस्त 1751 ईस्वी में क्लाइव ने कर्नाटक पर विजय प्राप्त कर ली। चंदा साहब को जब इसका समाचार मिला, तब उसने अपने पुत्र रजा खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना अर्काट की ओर भेजी। रजा खां ने अर्काट में क्लाइव की घेर लिया और उस समय उस पर दबाव बनाने में भी सफल रहा, परंतु इसी बीच मेजर लॉरेंस की अध्यक्षता में एक अंग्रेजी सेना क्लाइव की सहायता के लिए पहुंच गई। रजा खां को विवशता पूर्वक पीछे हटना पड़ा। अर्काट में जीत हासिल करने के बाद क्लाइव और लॉरेंस ने अपने कदम आगे बढ़ाए और 1751 ईस्वी में चंदा साहब तथा फ्रांसीसी कमांडर लॉ को पराजित कर त्रिचेनापल्ली पर अधिकार कर लिया। चंदा साहब तत्काल भागने में सफल रहा, परंतु बाद में उसकी हत्या कर दी गई। अंग्रेजों ने चंदा साहब की जगह मुहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया। विपरीत परिस्थितियों में भी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने अपना धैर्य बनाए रखा और शीघ्र ही मराठों तथा मैसूर के शासक को अपने पक्ष में कर लिया। उसने तंजावुर के शासक को तटस्थ रहने का परामर्श दिया था तथा 1753 ईस्वी में फिर से त्रिचेनापल्ली का घेरा डाला। 1753 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को जीत का सिलसिला चलता रहा। फ्रांस की सरकार डुप्ले के लगातार संघर्ष की नीति से तंग आ गई थी और इसीलिए उसने डुप्ले को फ्रांस बुलाने का निर्णय लिया। डुप्ले को फ्रांस बुलाया गया तथा उसकी जगह गोडलू को गवर्नर नियुक्त किया गया। गोडहयू दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था, इसलिए भारत में अपना पद संभालने के साथ अंग्रेजों के साथ समझौता करने के वर्ताएं शुरू कर दी। 1755 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच पांडिचेरी की संधि हो गई और द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। संधि में इस प्रावधान को केंद्रित किया गया कि दोनों शक्तियां भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस कर दिया। यह भी प्रावधान किया गया कि यदि दोनों देशों के सरकारें इसे मान्यता प्रदान कर देंगी तो यह संधि स्थायी होगी। 1755 ईस्वी में ही फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया और पांडिचेरी की संधि अप्रासंगिक हो गई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ने भारतीय इतिहास पर दूरगामी प्रभाव छोड़ा और इस युद्ध के दौरान डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी अंग्रेजों पर हावी रहे थे, किंतु युद्ध के अंतिम समय में डुप्ले को वापस बुला लिया जाने से फ्रांसीसियों का प्रभाव घटने लगा। इस युद्ध के अंत ने भारत में डुप्ले की सफलताओं को खाक कर दिया, जबकि इस समय से रॉबर्ट क्लाइव का महत्व बढ़ने लगा। वस्तुतः पांडिचेरी की संधि द्वारा अंग्रेजों ने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसकी प्राप्ति के लिए डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी प्रयासरत थे। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में आने वाले समय अंग्रेजों का है। फ्रांसीसी अपने देश की अंतर्विरोधात्मक नीतियों के चंगुल में फंसे थे, जबकि अंग्रेजों को उनके देश ने पूर्ण सहयोग दिया। वस्तुतः फ्रांसीसी गवर्नर गोडहयू ने भारत में फ्रांसीसियों के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। तो इस प्रकार द्वितीय युद्ध का ये सब
कैसे हुआ था, कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, इन सभी के बारे में हम लोग ने जाना। चलिए अब जानते हैं तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 के ईस्वी के बीच। तो इसके बारे में जानते हैं, इसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो इसमें हुआ था कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि से हुई थी। पांडिचेरी की संधि अस्थायी साबित हुई। 1756 ईस्वी में यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध ने एक बार फिर भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध का वातावरण उपस्थित कर दिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच लड़ा गया। भारत में अंग्रेजों ने बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने सेनापति काउंट डी लाली को एक विशाल सेना के साथ भारत भेजा। लाली अप्रैल 1758 ईस्वी में भारत पहुंचा। जब तक वह भारत पहुंचता तब तक अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। बंगाल विजय से अंग्रेजों की स्थिति सुदृढ़ हो चुकी थी। 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से बंगाल में फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण बस्ती चंद्रनगर पर भी अधिकार कर लिया था। इसी वर्ष अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त कर बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। लाली ने भारत में आने के बाद सबसे पहले अंग्रेजों की बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर घेरा डाला और जून 1758 ईस्वी पर उस पर कब्जा कर लिया। फोर्ट सेंट डेविड को जीतने के बाद लाली ने तंजावुर का घेरा डाला। यह घेरा बहुत लंबे समय तक रहा, जिसका पूरा फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने एक सैनिक टुकड़ी बंगाल से तंजावुर की ओर भेजी। बाद में लाली की मजबूरी वश तंजावुर पर से घेरा उठाना पड़ा और इससे फ्रांसीसियों को प्रभाव में कमी आई। तंजावुर से खाली हाथ लौटने के बाद लाली ने मद्रास पर घेरा डालने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने हैदराबाद के गवर्नर बुस्सी को सहयोग के लिए बुलाया। बुस्सी के हैदराबाद छोड़ने के अंग्रेजों को लाभ हुआ। अंग्रेज कर्नल फोर्ड ने उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया और भयवश हैदराबाद का शासक सलावत जंग भी अंग्रेजों के पक्ष में हो गया। फ्रांसीसी मद्रास का घेरा डालने में तो सफल रहे, परंतु बाद में खाली हाथ ही यहाँ का घेरा भी उठाना पड़ा। मद्रास के घेरे के एक वर्ष बाद तक अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच छोटी मोटी झड़पें होती रही, जिसमें फ्रांसीसियों का प्रभाव दिन ब दिन घटता गया। 1759 ईस्वी में अंग्रेजी सेना नायक कुक एक विशाल सेना के साथ मद्रास पहुंचा। 1760 ईस्वी में मद्रास तथा पुडुचेरी के बीच स्थित वांडीवास नामक स्थान में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित किया। फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी बंदी बना लिया गया। वस्तुतः वांडीवास के युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत कर दिया। 1763 ईस्वी में यूरोप में फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के बीच पेरिस में संधि हो गई। इस संधि के बाद भारत में भी दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया। पांडिचेरी, चंद्रनगर आदि प्रदेश संधि के तहत फ्रांसीसियों को लौटा दिए गए, परंतु संधि में यह भी शर्त रखी गई कि फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रख सकेंगे। इस संधि के बाद फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान व्यापार पर केंद्रित कर लिया। पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार के लिए डुप्ले द्वारा रखी गई मजबूत नींव को उखाड़कर फेंक दिया। फ्रांसीसियों की पराजय ने भारत के लिए राजनीतिक गुलामी का मार्ग खोल दिया। पुर्तगालियों एवं डचों को पराजित करने के बाद फ्रांसीसियों को हराकर अंग्रेजों ने अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया। अब इसमें आता है फ्रांसीसियों की असफलता के कारण। तो यहाँ पर है, नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने संपूर्ण विश्व में अपनी शक्ति का लोहा मनवा रखा था और डुप्ले के नेतृत्व में भी वे साम्राज्य विस्तार की ओर तीव्र गति से बढ़ रहे थे। किंतु 1754 ईस्वी में डुप्ले की वापसी और 1758 ईस्वी में काउंट डी लाली को गवर्नर बनाकर भारत भेजे जाने से फ्रांसीसियों की सभी योजनाएं धूल धूसरित हो गई, मतलब उसी की वैसी पड़ी रह गई थी। इसमें था कि डुप्ले ने लगातार संघर्ष और अपनी कूटनीति सूझ के द्वारा भारत में फ्रांसीसियों के अनुकूल जिस वातावरण का निर्माण किया था, उसे उसके देश के भी अयोग्य अधिकारियों ने प्रतिकूल बना दिया था। मतलब जिस प्रकार से उसने यहाँ पर बैठाया था, सभी अपना साम्राज्य स्थापित करवा दिया था कि किस प्रकार से नियम नीति लागू किया गया था, वहां पर अनुकूल किया था, उसी समय वहां पर सब प्रतिकूल हो गया, मतलब उसके विपरीत हो गया।
द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद डुप्ले की वापसी के कारण रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों के प्रभाव में नियमित रूप से वृद्धि होने लगी। लाली की अदूरदर्शितापूर्ण नीति ने फ्रांसीसियों को उन गतिविधियों की ओर प्रेरित किया जिनसे भारत में उनकी राजनीतिक शक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो गई। भारत में फ्रांसीसियों की पराजय अथवा असफलता के कारण अनेक कारण छोटे एवं बड़े स्तर पर उत्तरदायी थे। इन्हीं कारणों की चर्चा आगे की जा रही है। अंग्रेजों को व्यापारिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता, यानी कि इसके हम आगे देखेंगे इसको। तो यहाँ पर है इनके कारण में जानते हैं हम लोग हैं। तो अंग्रेजों की व्यापारिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता यहाँ पर है। तो अंग्रेजों की सफलता का एक कारण यह था कि फ्रांसीसियों की तुलना में उनकी कंपनी आर्थिक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ थी। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों ने 1736 से 1756 ईस्वी के बीच लगभग 2.5 गुना अधिक व्यापार किया। युद्ध होने की स्थिति में भी अंग्रेजों ने अपना पूरा ध्यान व्यापार पर केंद्रित रखा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं हुई। अब आता है कंपनी का स्वरूप। तो कंपनी का स्वरूप कैसा था, इसके बारे में जानते हैं। फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी संस्था थी, जबकि अंग्रेजी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। मतलब ये फ्रांसीसी कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी थी और जितनी भी कंपनियां सब प्राइवेट थी, सिर्फ फ्रांसीसी गवर्नमेंट थी। इसका प्रभाव यह पड़ा कि फ्रांसीसी कंपनी के कर्मचारियों में लगन एवं निष्ठा की कमी थी। अभी भी देखा जाए तो गवर्नमेंट कंपनियां जितनी रहती हैं, वहाँ के गवर्नमेंट के कर्मचारी बिना किसी लगन के, बिना किसी, बस खाली सरकारी नौकरी मिल गया है उसके बाद कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं। लेकिन वही देखिए प्राइवेट का, तो प्राइवेट में काम कराया जाता है तभी सैलरी मिलती है। तो उसी तरह इसमें भी वही था कि फ्रांसीसी कंपनी को एक ब्याज निश्चित दर पर प्राप्त होता था, इसलिए वह कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे। फ्रांसीसी कंपनी पर सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता था, जबकि अंग्रेज कंपनी का स्वरूप निजी होने के कारण उस पर सरकारी निर्णयों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। अब इसमें आता है अंग्रेजों की बंगाल विजय। तो कैसे हुआ था? बंगाल पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद अंग्रेजों की प्रतिष्ठा तो बढ़ी ही, साथ ही उसे बंगाल का अपार धन एवं जनशक्ति भी प्राप्त हुई। बंगाल से प्राप्त होने वाली आय का प्रयोग वे मद्रास के युद्ध में करते थे। फ्रांसीसियों के पास बंगाल जैसा कोई प्रदेश नहीं था तथा वे दक्षिण तक ही सीमित थे। यद्यपि डुप्ले ने भारत के दक्षिणी भाग को प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाने का प्रयत्न किया, तथापि बंगाल की खोज के रूप में क्लाइव ने डुप्ले की नीति को विफल किया। अब इसमें आता है डुप्ले की फ्रांस वापसी। तो इसमें क्या कारण था? तो फ्रांसीसियों की सफलता का यह एक मुख्य कारण बना कि फ्रांस सरकार ने गलत निर्णय के द्वारा 1754 ईस्वी में डुप्ले को वापस बुला लिया। यदि वह भारत में कुछ दिनों तक और टिक जाता तो संभवतः फ्रांसीसियों की स्थिति सुधर जाती। डुप्ले की वापसी के बाद फ्रांसीसियों का वर्चस्व समाप्त होना तय हो गया, और क्योंकि भारतीय परिवेश की जितनी जानकारी उसे थी उतनी जानकारी लाली को नहीं थी। मतलब चाहे जितना भी वो वहां पे रहा, ज्यादा समय तक रहा, उसके बारे में देखा, कौन से जगह कहाँ पर है, कैसे परिवेश है, कैसा कल्चर, उसके बारे में सब, लाली को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब इसमें आता है लाली की अदूरदर्शिता क्या थी। तो डुप्ले की वापसी के बाद जब काउंट डी लाली को फ्रांसीसी प्रतिनिधि बनाकर भारत भेजा गया, तब फ्रांसीसी अधिकारियों में परस्पर सहयोग की भावना कम हो गई। लाली एक क्रोधी, अदूरदर्शी, कटुभाषी व्यक्ति का था, इसलिए उसके नेतृत्व में फ्रांसीसी अधिकारियों ने पूर्ण निष्ठा नहीं दिखाया। विलियम पीट की नीति क्या थी? इंग्लैंड के युद्ध मंत्री विलियम पीट एक कूटनीतिज्ञ थे। उसने यूरोप में फ्रांस के विरुद्ध ऐसे अभियान छेड़े जिसमें उलझने के बाद वह भारत में अपनी स्थिति को नियंत्रण में नहीं रख सका। अब आता है यूरोपीय नीति। तो यूरोपीय नीति क्या है? भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के दौरान फ्रांस के यूरोप के अनेक देशों के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। इंग्लैंड इन युद्धों से बचा रहा क्योंकि यह एक पृथक द्वीप के रूप में स्थित है। अंग्रेजों ने इस बीच भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। अब आता है अंग्रेजों में परस्पर सहयोग की भावना। तो अंग्रेज अधिकारियों तथा सेनापतियों में योग्यता के साथ साथ पारस्परिक सहयोग की भावना भी विद्यमान थी। उन्होंने इसी एकता के बल पर फ्रांसीसियों को मात दी, जबकि फ्रांसीसियों में नेतृत्व का मुद्दा और एकता का अभाव अंग्रेजों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। अब आता है फ्रांसीसी जल सेना कमजोर होना है। तो अंग्रेजों के पास बड़ी जल सेना थी तथा जल शक्ति के अन्य साधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। इनका लगभग सभी जल मार्गों पर वर्चस्व था, जिससे व्यापारिक लाभ के साथ साथ उन्हें सामरिक लाभ भी प्राप्त हुआ। डार्डवेल के अनुसार समुद्री शक्ति का प्रभाव ही मुख्य कारण था जो कि
अंग्रेजी सफलता का कारण बना। यद्यपि फ्रांसीसियों के पास थल सेना की प्रचुरता थी, तथापि जल सेना के अभाव में वह निरर्थक या नाकामयाब साबित हुई। निष्कर्षतः भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों की पराजय के कारण आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक तीनों ही थे। इन सभी परिप्रेक्ष्यों में अंग्रेजी शक्ति फ्रांसीसियों की तुलना में प्रभावशाली थी। अब यहाँ पर है अन्य यूरोपीय। तो अन्य यूरोपीय में आते हैं डेन्स। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन के संदर्भ में डेनमार्क के व्यापारियों डेन्स का उल्लेख करना भी जरूरी है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी और इसने 1620 में त्रैंकोवर, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर एक कारखाना स्थापित किया। डेन्स अपनी व्यापारिक गतिविधियों से अधिक मिशनरी गतिविधियों के लिए जाना जाता था। डेन्स ने कलकत्ता के नजदीक सेरामपुर में 1755 से मुख्य व्यापारिक बस्ती की स्थापना की और यह इनकी व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा। भारत में अपनी वाणिज्यिक अवस्थापनाओं जो कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रही, 1854 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को बेच दी गई। अब है आगे यूरोपीय व्यापार की संरचना और तरीके। जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने भारत से व्यापार करना शुरू किया तो उनके सामने एक ही समस्या थी कि भारत से लाए गए सामान के बदले भारत को किस चीज की आपूर्ति की जाए। तो उन्हें वित्तीयन की समस्या और एशिया के साथ प्रतिकूल व्यापार संतुलन की समस्या से जूझना पड़ा। उन्होंने 16वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिका की खानों से सोना और चांदी निकालकर यूरोप को समृद्ध किया और इसका उपयोग अनिच्छुक रूप से पूर्व से आयातित वस्तुओं को खरीदने में भी किया। यह दर्ज किया गया कि 1660 और 1699 के बीच पूरब को निर्यातित सोना और चांदी की मात्रा कुल निर्यात का 66% थी। 1680 से 1689 के मध्य यह प्रतिशत बढ़कर 1687 तक पहुंच गया। अंग्रेजों ने 1700 और 1750 के बीच 270 लाख रुपए की कीमत चांदी और 90 लाख की अन्य वस्तुएं भारत भेजी, लेकिन 1750 के बाद औद्योगिक क्रांति के आगमन के साथ स्थितियों में परिवर्तन होना शुरू हो गया। 1760 और 1809 के बीच 140 लाख रुपए की मूल्य चांदी निर्यात की गई, जबकि अन्य वस्तुओं का निर्यात 485 लाख तक ही बढ़ गया। इसमें आगे आता है कि वाणिज्यवादी विश्वास के अनुसार बुलियन यानी सोना चांदी की ईंटें का निर्यात किसी भी देश की अर्थव्यवस्था एवं समृद्ध होने के लिए नुकसानदेह था। अतः इस दौरान यूरोपीय कंपनियां पूरब की वस्तुओं के बदले दूसरी चीजें देने का विकल्प ढूंढ रही थी। अंतर एशियाई व्यापार पर कब्जा करके उन्होंने इस समस्या का आंशिक समाधान खोजा। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय कंपनियां एशिया से लाई गई वस्तुओं की यूरोप, अफ्रीका, अमेरिकी महाद्वीप और मध्य पूर्व के बाजारों में बिक्री से भारी मुनाफा कमाते थे। आरंभ से ही यूरोपीय बाजारों में मसालों की मांग अत्यधिक थी। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में काली मिर्च का व्यापार अपने उत्कर्ष पर था। हालांकि 17वीं शताब्दी का अंत होते होते व्यापार में दूसरी वस्तुओं का भी महत्व बढ़ा। इस बढ़ते हुए आयात से अंग्रेजी उत्पादक घबरा गए और उन्होंने भारतीय वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए राजनीतिक दबाव डाला। फ्रांसीसी और अंग्रेजों द्वारा साल्ट पीटर यानी सोरा, जिसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था, को भी तहाशा मांग की गई। अब आगे आता है तो इसमें देखा जाता है कि भारत पर शासन करने के लिए तो बहुत सारी यूरोपीय कंपनियों ने आया, लेकिन इसमें अंग्रेज ही क्यों सफल हुए, उनकी क्या नीति थी, क्या रणनीति थी और वो किस प्रकार अपनी व्यवस्था को समृद्ध बना रहे थे, अपनी मिलिट्री, पुलिस शासन, ये सब किस प्रकार से नियम बनाते थे और बाकी कंपनियां क्या नहीं कर पाई, तो इसके बारे में जानते हैं। तो अंग्रेज तो यहाँ पर सफल ये क्यों हुए? तो सभी यूरोपीय राष्ट्रों में जो नवीन समुद्री मार्ग की खोज के पश्चात भारत में व्यापारी के तौर पर आए थे, में से इंग्लैंड 18वीं शताब्दी के अंत तक सर्वाधिक शक्तिशाली एवं सफल राष्ट्र के रूप में उभरा। अन्य यूरोपीय शक्तियों पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस एवं डेनमार्क के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता सामान्यतः विश्व में और विशिष्ट रूप से भारत में के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक इसमें निम्न है। जैसे कि देखिए, इसमें व्यापारिक कंपनियों की संरचना एवं प्रकृति। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में विभिन्न प्रतिस्पर्धी कंपनियों को मिलाकर बनी। यह निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित होती थी, जिसके सदस्य वार्षिक रूप से चुने जाते थे। कंपनी के शेयरधारकों का इस पर अत्यधिक प्रभाव था, क्योंकि शेयरों की खरीद के माध्यम से मतों को खरीदा एवं बेचा जा सकता था। फ्रांस एवं पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनियां व्यापक रूप से राज्य के स्वामित्वाधीन थी और कई तरीकों से
इनकी प्रकृति सामंतवादी भी थी। फ्रांसीसी कंपनी में इसे राजा के 60% से अधिक शेयर होते थे और राजा द्वारा शेयर धारकों में से 2 निदेशकों को मनोनीत किया जाता था, जो सरकार द्वारा नियुक्त 2 उच्चायुक्तों का निर्णय करते थे। शेयर धारक कंपनी की उन्नति एवं समृद्धि में बेहद कम रुचि लेते थे, क्योंकि सरकार शेयरधारकों को लाभांश प्रदान करने का वचन देती थी। शेयरधारकों की रुचि के अभाव में 1725 से 1765 के बीच शेयरधारकों की कोई बैठक नहीं हुई और साधारण तौर पर कंपनी को राज्य के एक विभाग के तौर पर प्रतिबंधित किया गया। आगे इसमें आता है अब नौसेना का सर्वोच्चता। ब्रिटेन की शाही नौसेना न केवल आकार में सबसे बड़ी थी, अपितु यह अपने समय की सबसे उन्नत नौसेना भी थी। स्पेन के अर्मडा और ट्रफलगर में फ्रांसीसियों पर मिली जीत ने यूरोपीय नौसेना शक्तियों में शाही नौसेना यानी रॉयल नेवी की सबसे ऊंचा स्थान प्रदान किया। भारत में भी ब्रिटेन नौसेना बेड़ों के तीव्र एवं सशक्त परिचालन के कारण पुर्तगाली एवं फ्रांसीसी नौसेना को पराजित करने में सफल रहा। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से दक्ष नौसेना के महत्व को समझा एवं सीखा तथा अपने जहाजी बेड़ों को प्रौद्योगिकी रूप से बनाया था। अब इसमें आगे आता है औद्योगिक क्रांति कैसे हुआ था। इंग्लैंड में सूत कताई, भाप इंजन मशीन, करघा जैसी कई अन्य नवीन मशीनों की खोज के साथ ही 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। इन मशीनों ने कपड़ा, धातु, कर्म, भाप शक्ति एवं कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में अत्यधिक सुधार किया। बाद में औद्योगिक क्रांति अन्य यूरोपीय राष्ट्रों तक पहुंच गई और इसने इंग्लैंड को अपना आधिपत्य नेतृत्व बनाए रखने में मदद किया। इसमें फिर आता है सैन्य कौशल एवं अनुशासन। तो ब्रिटेन के सिपाही अत्यधिक अनुशासित और सुप्रशिक्षित थे। ब्रिटिश कमांडर राजनीतिकार थे जो युद्ध क्षेत्र में नवीन तरीके अपनाते थे। प्रौद्योगिकी उन्नति ने सेना को और अधिक सुसज्जित किया। इन सब कारकों ने संयुक्त रूप से मिलकर छोटी सी अंग्रेजी सेना को बड़ी सेनाओं को पराजित करने में सक्षम बनाया। अब आता है अस्थायी सरकार। तो अस्थायी सरकार के बारे में देखते हैं। 1688 की गौरवमयी क्रांति के अपवाद सहित ब्रिटेन में दक्ष राजशाही राजतंत्र के साथ अस्थायी सरकार रही। फ्रांस जैसे अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में 1789 में हिंसक क्रांति हुई और उसके बाद नेपोलियन युद्ध हुआ। 1815 में नेपोलियन की पराजय ने फ्रांस की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इटली 1861 के उत्तरार्ध में एक राष्ट्र के तौर पर एकीकृत हुआ। 17वीं शताब्दी में डच एवं स्पेन 80 वर्ष तक युद्ध में संलग्न रहे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1800 में दिवालियापन से प्रभावित को अपने अधिकार क्षेत्र ब्रिटेन को बेचने और एशिया छोड़ने हेतु बाध्य होना पड़ा। अब आगे आता है धर्म के प्रति न्यून उत्साह। तो ब्रिटेन का स्पेन, पुर्तगाल एवं डच की अपेक्षाकृत ईसाइयत के प्रसार में कम रुझान था। इस प्रकार इसका शासन अन्य औपनिवेशिक शक्तियों की तुलना में कहीं अधिक स्वीकार था। फिर आता है ऋण बाजार का उपयोग। तो ब्रिटेन की अन्य यूरोपीय शक्तियों की अपेक्षा सफलता प्राप्ति के पीछे युद्धों के वित्तीयन के लिए ऋण बाजार का उपयोग करना भी एक बड़ा कारण रहा। सरकारी ऋण पत्रों के पूंजी बाजार में इस वचन के साथ बेचने की फ्रांस एवं स्पेन जैसे प्रतिद्वंदी देशों को ब्रिटेन द्वारा पराजित करने पर अच्छा प्रतिफल प्रदान किया जाएगा के लिए विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। इस प्रकार ब्रिटेन अपने प्रतिद्वंदी की अपेक्षा सेना पर अधिक व्यय कर सका। ब्रिटेन की प्रतिद्वंदी फ्रांस अंग्रेजों द्वारा सेना पर व्यय से तालमेल नहीं बैठा सका। 1694 और 1812 के बीच प्रथम राजतंत्र के अंतर्गत और फिर क्रांतिकारी सरकारों के अधीन तथा अंत में नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में अपने अप्रचलित धन जुटाने के तरीकों से फ्रांस दिवालिया हो गया। तो इस प्रकार यह अंग्रेजों की सफलता का यह कारण था कि अंग्रेज सफल कैसे हुए, बाकी कैसे नहीं हो पाए थे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें आता है प्रमुख विचार। तो देखिए ये है डॉक्टर सतीश चंद्र। तो डॉक्टर सतीश चंद्र कर रहे थे 1498 में 3 जहाजों जिन्हें गुजराती पायलट अब्दुल मजीद द्वारा मार्गदर्शित किया गया के साथ वास्को डिगामा कालीकट पर उतरा, जिसे विश्व इतिहास में सामान्य तौर पर एक नए युग का प्रारंभ समझा गया, विशेष रूप से एशिया और यूरोप के बीच संबंधों में। यद्यपि एशिया एवं यूरोप के प्राचीन समय से ही एक दूसरे से वाणिज्यिक संबंध थे, तथापि दोनों के मध्य प्रत्यक्ष समुद्री संबंधों की शुरुआत न केवल एक पुराने स्वप्न यानी ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार
फोनेसियंस ने 6वीं शताब्दी बीसी में अफ्रीका का चक्कर लगाया था कि ये पूरा होने जैसा था, अपितु इसने दोनों के बीच व्यापार में भारी वृद्धि होने का पूर्व संकेत भी दिया। यह हालांकि पुर्तगालियों का एकमात्र उद्देश्य था। पुर्तगालियों के लिए भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खुलने से मुस्लिमों, अरब एवं तुर्की को बड़ा धक्का लगेगा, जो ईसाइयत के परंपरागत शत्रु थे और तुर्की की बढ़ती सैन्य एवं नौसैनिक शक्ति के अंतर्गत यूरोप के लिए एक नया खतरा पैदा कर रहे थे। भारत के साथ प्रत्यक्ष समुद्री संपर्क पूर्वी वस्तुओं, विशेष रूप से मसालों के व्यापार पर अरबों एवं तुर्कों के एकाधिकार को विस्थापित कर दिया। वे स्पष्टतः अफ्रीका में अपने प्रसार से आशान्वित करते थे कि प्रियजान के साम्राज्य से संपर्क में सफल हो पाएंगे और मुस्लिमों पर दो तरफा हमला करने की स्थिति में होंगे। इस प्रकार वाणिज्यिक एवं धार्मिक उद्देश्यों ने एक दूसरे को समर्थन प्रदान किया और न्यायोचित ठहराया। तो ये इनका विचार था डॉक्टर सतीश चंद्र जी का। अब आते हैं अल्फांसो डिसूजा का। तो ये कहते हैं कि पुर्तगालियों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्रूस पर ईसा मसीह की मूर्ति लेकर भारत में प्रवेश किया। अत्यधिक सोना देखकर उन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए उस मूर्ति को एक तरफ रख दिया और उसे एक हाथ से समेटने में अक्षम पुर्तगालियों ने अपनी तलवार को भी छोड़ दिया। उनके बाद आने वाली यूरोपीय शक्तियों ने उन्हें इस स्थिति में देखकर सुगमता से पराजित कर दिया। तो ये विचार थे अल्फांसो डिसूजा जी का। अब आते हैं आरसी मजूमदार, एसजी राय और के दत्ता जी का। तो ये कहते हैं अंग्रेजों के साथ डच की शत्रुता 17वीं शताब्दी के दौरान उस समय पुर्तगालियों की तुलना में अधिक थी। पूरब में डच की नीति दो प्रयोजनों, कैथोलिक स्पेन उनकी स्वतंत्रता का दुश्मन और उसके सहयोगी पुर्तगाल से प्रतिशोध लेना और ईस्ट इंडीज में वाणिज्य पर एकाधिकार करने के उद्देश्य से उपनिवेश स्थापित करना और बस्ती कायम करना से प्रभावित थी। उन्होंने पुर्तगालियों के निरंतर होते पतन द्वारा अपने प्रथम उद्देश्य को प्राप्त किया। अपने दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे अंग्रेजों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। इसमें एक जे.आर. सीले जी थे, तो उन्होंने कह रहे थे कि भारत में डुप्ले और क्लाइव के बीच संघर्ष, अर्काट की रक्षा और संधियां जिन्होंने हमारे भारतीय साम्राज्य की नींव रखी, ये सभी घटनाएं इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सर्वोच्चता के खतरनाक संघर्ष का हिस्सा थी। तो इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अंतिम तक यह चैप्टर को देखा होगा। यूरोपीय आगमन काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। मेंस में आंसर राइटिंग के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और अगर बीच में स्किप किया है तो इसको प्लीज जाइए दोबारा पढ़िएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही चैप्टर 4 के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।